अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 136। मैंने नौजवान से पूछा, इस बस्ती में क्या मुसलमानों की अक्सरियत है? जी नहीं, मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों की मिली-जुली आबादी है। अगर आप वापस शहर नहीं जाना चाहते तो आगे बढ़ जाएं। आप बेरोड से 12 मील इधर हैं और 10 मील बढ़ेंगे तो डिमोर पहुंच जाएंगे। वहां मुसलमानों की अक्सरियत है और फ़लस्तीनी मुसलमानों का बहुत बड़ा कैंप है। मैंने पूछा, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? अगर मेरी ज़रूरत हो तो चलूंगा, वरना ज़रूरत के वक्त वहां सैकड़ों हज़ारों मुसलमान किसी भी मामले में आपके साथ हो जाएंगे। फिर तुम वहां जाकर आराम करो, मैं हदीका को अपने साथ ले जा रहा हूँ। वो कार से उतरकर हमें अलविदा कहता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। मैंने कार को स्टार्ट किया, फिर आगे बढ़ाकर हाईवे की तरफ आया, उसके बाद डिमोर की तरफ चल पड़ा। ज़रा सी देर में वो बस्ती पीछे रह गई। अब हम कार की महदूद फिजा में तन्हा थे, मगर वो एक अजीब हमसफ़र थी। मेरी आवाज़ सुन सकती थी, मैं उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता था। मैं अपनी बात कह सकता था, मगर वो अपनी बात मुझसे नहीं कह सकती थी। मैंने एक सर्द आ भरकर उर्दू ज़ुबान में कहा, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना सकेगी। मैं बात करूँगा तो ये खामोश रहेगी। वह ज़रा सा सर घुमाकर मेरी तरफ देखने लगी। देखना क्या था, चादर का लंबा सा घूंघट था। वह मुझे देख रही थी, मैं उसे देख नहीं सकता था। शायद वो मालूम करना चाहती थी कि मैं अपनी ज़ुबान में क्या बोल रहा हूँ। बेशक वह जवाब नहीं दे सकती थी, लेकिन मेरी बात समझने का हक रखती थी। मैंने अंग्रेजी में उसका तर्जुमा सुनाया। वह जल्दी से ज़रा दूर खिसक गई, दरवाजे से लगकर खिड़की के उस पार देखने लगी। मैंने कहा, सुबह जो कुछ हुआ मुझे उसका अफसोस है। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि तुम मुझसे दूर चली जाओ। मैं तो तुमसे सिर्फ वही कह रहा था जो तुम्हारे हाथ की लकीरें कह रही थी। ये सुनते उसने फौरन अपने दोनों हाथों को चादर के अंदर छुपा लिया। मैंने विंड स्क्रीन के पार देखते हुए कहा, हदीका, मैं अपने बारे में एक ज़रा मुख्तसर सी बात कह दूं। मैं इंसान हूं, और इंसान अगर बाज़ौक़ हो तो वह हर खूबसूरत चीज़ को पसंद करता है, ख्वाह वो औरत हो, फूल हो, या एक खूबसूरत सी किताब हो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे मुतासिर हो, लेकिन किस हद तक यह नहीं जानता। तुम हमेशा एक बात याद रखना, मैं एक मुसाफिर हूँ। अचानक यहाँ आया हूँ और अचानक किसी दिन चला जाऊँगा। फिर अजनबी भी ऐसा जिसका असली चेहरा तुमने देखा नहीं है। जब मैं तुम्हारी बस्ती में आया था तो उस वक्त भी मैं किसी दूसरे रूप में था। आज भी किसी दूसरे रूप में हूँ, और जब यहाँ से जाऊँगा तो ना जाने किस रूप में हूँगा। यकीन करो, मैंने खुद अपना असली चेहरा बहुत कम देखा है। वह चुपचाप सर झुकाए बैठी हुई थी। जवाबन कुछ लिख कर दे सकती थी, लेकिन शायद लिखने की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। जो कुछ मैं कह रहा था, हो सकता है उस पर संजीदगी से गौर कर रही हो। मैंने उसे गौर करने के लिए छोड़ दिया। फिर ख्याल खुआनी की परवाज़ करता हुआ मरजाना के दिमाग में पहुंच गया। वह बिल्बा के साथ हेलीकॉप्टर में बैठी हुई थी। उसके साथ इसराइली हुकूमत के 5 नुमाइंदे थे, और वह सब वादी काफ की तरफ जा रहे थे। मैंने बिल्बा की खैरियत दरियाफ्त की। मरजाना ने जवाब दिया, बज़ाहिर खैरियत से है, लेकिन उसके ज़ख्मों का शुमार नहीं है। अंदर से क्या हालत है ये तुम उसके दिमाग में जाकर मालूम कर सकती हो। मैं बिल्बा के पास पहुंच गया। वो मुझे महसूस कर रहा था, और मैं उसके ज़ख्मों की टीसों को, तकलीफ़ों को। मैंने उसे तसल्ली दी, फिर कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अभी तुम्हारे बाबा से कहती हूँ कि तुम आ रहे हो। फिर मैंने मरजाना से कहा, पायलट से दरियाफ्त करो कितनी देर में यह हेलीकॉप्टर वादी में पहुंचेगा। मरजाना ने उसे पूछा। मैंने उसका जवाब सुनने के बाद सोनिया से रब्ता कायम किया। वो वादी के एक खुले मैदान में एक हेलीकॉप्टर के पास खड़ी हुई थी। वो मास्क मैन की तरफ से आया था, और सोनिया उसके नुमाइंदों से मुसाफिया करते हुए गुफ्तगू कर रही थी। उनका तरीक़ाकार ये था कि रसवंती गलबा की रिहाइशगाह में बैठी हुई थी। सोनिया ने गलबा को आने वालों का इस्तकबाल करने से इसलिए रोका था कि अब वो एक नई मुमलिकत का सरबराह था। अगरचे ये मुमलिकत अभी तस्लीम शुदा नहीं थी, मगर इसका आगाज़ हो चुका था। वहाँ आने वालों से रसवंती को भी इसलिए दूर रखा गया था कि वो सोनिया के ज़रिए उनके दिमागों में पहुँचेगी और मालूम करेगी कि आने वाले किस मजाज के लोग हैं, उनके अज़ाइम क्या हैं, उनकी अपनी सलाहियतें क्या हैं, और वैसी कोई चीज़ तो अपने साथ नहीं ला रही हैं जिससे वादी वालों को कोई नुकसान पहुँच सके। इससे पहले भारतीय हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचा था, उसके साथ भी यही तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। सोनिया जब उनसे गुफ्तगू करती थी, रसवंती उसे ख्याल ख्वानी के ज़रिए बताती थी कि फ़लाँ के पास फ़लाँ चीज़ है, उसे लेकर रख लिया जाए। जब वो यहाँ से वापस जाएंगे तो उनकी चीज़ें उन्हें वापस कर दी जाएंगी। मसलन वहाँ आने वालों को सिगरेट पीने की तो इजाज़त थी, लेकिन शराब पीना कतई ममनू था। कोई सिगरेट के तंबाकू में चरस मिलाकर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वैसे वहाँ आने वाले मुअज़्ज़ज़ सियासतदान थे, अपनी इज़्ज़त, शख्सियत और वक़ार को बरकरार रखना जानते थे, इसलिए ऐसी छिछोरी हरकत नहीं कर सकते थे। तहम जिनके पास से शराब की बोतलें बरामद हुईं, उन बोतलों को यह कहकर ज़ब्त कर लिया गया कि वापसी में उनके हवाले कर दी जाएंगी। सोनिया मसरूफ़ थी। मैंने रसवंती के पास जाकर बताया कि मरजाना और बिल्बा आधे घंटे के अंदर पहुंचने वाली हैं। रसवंती ने टार्टर गलबा को उसके बेटे और होने वाली बहू के आने की खुशखबरी सुनाई। फिर सोनिया से कहा, इस हेलीकॉप्टर को जल्दी फारिग करो, आधे घंटे के अंदर मरजाना और बिल्बा यहाँ पहुंच रही हैं।
मैं रसवंती के दिमाग में था, वहां से जाना चाहता था। उसने कहा, जरा ठहरो, एक ज़रूरी बात है। मैंने पूछा, क्या कहना चाहती हो? मैं इंसानी फितरत के मुतल्लिक बात करना चाहती हूँ। जब कोई शख्स तन्हा बैठा रहता है या लेटा रहता है तो बेख्याली में कुछ ना कुछ करता रहता है। ये बात मैंने ब्लैक शैडो से गुफ्तगू करते वक्त महसूस की। जब भी वो बातें करने के बाद खामोश होता है तो मुझे खट खट की आवाज़ सुनाई देती है। यूं लगता है जैसे वो सोचने के दौरान मेज़ पर उंगलियां बजा रहा हो। दुश्मन की कोई कमज़ोरी हाथ आ जाए तो बेपनाह खुशी होती है। यही खुशी मुझे हासिल हो रही थी। मैंने कहा, वाह रसवंती, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी मामूली सी बात पर तवज्जो देकर अपनी बेहतरीन ज़हानत का सबूत दिया है। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वो कमबख्त ब्लैक शैडो अपने आप को सिर्फ साया कहता है। इंशाल्लाह एक दिन हम उसकी इसी आदत की वजह से उसकी शाहरग तक पहुंच जाएंगे। मैंने एक बहुत ही तवील नाराज़गी, कशीदगी और दुश्मनी के बाद पहली बार उसकी तारीफ की थी। वो खुशी से खिल रही थी। उसने कहा, मुझे कितनी मुसर्रत हासिल हो रही है, तुम मेरे दिल की गहराइयों में उतर कर समझ रहे होगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, मुझे अपना समझते रहो। आज जैसी जिम्मेदारियां मुझे सौंपी हैं, आइंदा भी जिम्मेदारियों का बोझ मुझे उठाने दिया करो। इस तरह तजुर्बात भी हासिल होते रहेंगे और मैं अपनी जहानत का सबूत देने की कोशिश भी करती रहूंगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई काम तुम्हारे सुपुर्द करूं। तुम मेरे इंतज़ार किए बगैर मेरे किसी भी काम में हाथ बटा सकती हो। हम दोनों टेलीपैथी की एक ही कश्ती पर सवार हैं। कश्ती में दो चप्पू होते हैं, एक मेरे हाथ में, एक तुम्हारे हाथ में। हम दोनों एक ही सिमत बहते जा रहे हैं, एक ही अंदाज में चप्पू चला रहे हैं। हमारी मंजिल एक है। जब रास्ता बहुत तवील होता है तो एक चप्पू चलाता है, दूसरा आराम करता है। जब पहला थक जाता है तो वो आराम करता है और दूसरा चप्पू चलाता है। इसी तरह जब मैं सो जाया करूं तो तुम मेरा काम किया करो, तुम आराम करोगी तो मैं तुम्हारी ड्यूटी पूरी करता रहूंगा। मैं इन्हीं असूलों के मुताबिक काम करती रहूंगी। मुझे ये बताओ, मरजाना और बिलबा थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। उधर हम डमी फरहाद को कब तक कठपुतली बनाए रखेंगे? उसका भेद खुल सकता है। असफंद किसी वक्त भी तनवीमी अमल के जरिए उसकी असलियत मालूम कर सकता है। असफंद हमेशा 10 बजे रात को तनवीमी अमल करता है। सोनिया के साथ भी वो यही करता रहा। रसवंती ने तायद करते हुए कहा, तुम दुरुस्त कहते हो। उसने मुझ पर भी कई बार ठीक 10 बजे अमल किया है। जब यहाँ हेलीकॉप्टर से बैरूनी ममालिक के नुमाइंदे पहुंच जाएं तो उनसे फुर्सत पाते ही तुम डमी के दिमाग में पहुंच जाना और उसे बेवक्त सुलाकर टेलीपैथी के जरिए अमल करना। उसके दिमाग के तह खाने में ये बात बिठा देना कि वह डमी नहीं असली है, जिस तरह मैंने सज्जाद के दिमाग में अपने किरदार को नक्श कर दिया था। अच्छी बात है, मैं यही करूंगी। अब तुम बाहर से आने वाले नुमाइंदों पर तवज्जो दो, मैं जा रहा हूँ। मैंने उससे रुखसत होकर ड्राइविंग की तरफ तवज्जो दी। वैसे मैं ड्राइव करने के दौरान ख्याल ख्वानी इस अंदाज में कर रहा था कि पूरी तरह अपनी जगह से गैर हाजिर न रह सकूं। यूं भी इंसानी दिमाग इतना तेज़ और हसास होता है कि नींद में गफलत के दौरान भी खतरे के वक्त चौंका देता है। और मैं तो नींद में नहीं, सोच में डूबा हुआ था। और सोचने वाला आदमी गैर शऊरी तौर पर हर तरफ से मुहतात रहता है। मैंने कनखियों से हदीका की तरफ देखा। उसका एक हाथ चादर से बाहर आ गया था और वो हाथ उसके जानू पर रखा हुआ था। कभी वो आहिस्ता आहिस्ता मुट्ठी भींचती थी, कभी खोलती थी। उसकी उंगलियां जिस अंदाज में मुतहर्रिक थी उससे जाहिर था वो किसी इस्तराब में मुब्तला है। यह मुझसे कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं सकती। लिखना चाहती है मगर लिख नहीं सकती। कुछ बातें कलम और जुबान की नोक तक आते आते रह जाती हैं। मैंने पूछा, तुम कुछ कहना चाहती हो? वो खामोश रही। उसका वो हाथ जो मुट्ठी की सूरत में कभी भिंच रहा था कभी खुल रहा था, साकित हो गया, जैसे उसके इस्तराब को और चोर ख्यालात को मैंने पढ़ लिया हो। कुछ कहना चाहती हो तो लिख कर दो, मैं तुम्हें चादर के बाहर आने पर मजबूर नहीं करूंगा। मैंने और एक बुजुर्ग आलम दीन ने तुम्हें समझाया, लेकिन तुम उनमें से हो जो बात जुबान से कह देने के बाद नहीं फिरते। ताहियात उसी पर कायम रहते हो, इसीलिए तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। वो कागज और कलम निकाल कर सीट पर जरा आगे खिसक आई। फिर कागज को डैशबोर्ड पर रखकर लिखने लगी। वह बड़ी तेजी से लिख रही थी, इसलिए उसकी तहरीर को मेरे हाथों तक पहुंचने में देर नहीं लगी। मैंने उसे पढ़ा। उसने लिखा था, मेरे मोहसिन, आप बड़े तहम्मुल से काम लेते हैं। अभी तक आपने अबी जमाइल जैसे घर के भेदी को ढील दे रखी है। आपके मिक्की बनकर रहने वाले ज़बरदस्त मंसूबे को उसने नुकसान पहुंचाया, लेकिन आप मुतमईन हैं। सच है, समुंदर जितना गहरा होता है उतना ही पुरसकून होता है। मैं जाने क्यों बेख्तियार आपसे मुतासिर होती जा रही हूँ। मगर मेरे मोहसिन, आप दुश्मनों से अपने बचाव के लिए क्या कर रही हैं? जिस गाड़ी में हम सफ़र कर रही हैं उन कुत्तों की जानी पहचानी होगी। वो हमें ड्यूमोर में घेर सकती हैं। हो सकता है अभी किसी लम्हे किसी जगह वो हमारा रास्ता रोक लें। मैं देख चुकी हूँ, आपके मंसूबे दूररस नताइज के हामिल होते हैं। फिर भी मैं मुतमईन नहीं हूँ। आप मुझे बताएं, आप क्या करना चाहती हैं? अचानक आपने डिमूर जाने का प्रोग्राम क्यों बना लिया? मैंने कहा, बेरौत से निकल आने का मतलब यह है कि दुश्मन वहां तलाश करते रहें और मैं अपने तौर पर मंसूबे बनाता रहूं। यहाँ तुमसे मुलाकात होने से पहले मैंने ट्रांसमीटर के जरिए अपने तमाम मातिहतों को सूरत हाल से आगाह कर दिया है। वो मेरे दुश्मनों से निमटते रहेंगे। डिमोर में भी दुश्मनों ने मुझे घेरने की कोशिश की तो मेरे आदमी उनसे टकराएंगे। फिर हम दोनों जान पर खेलना जानते हैं। ऐसे में दुश्मनों की परवाह क्यों करें? मैंने एक ज़रा तवक्कफ के बाद कहा, रह गई ये गाड़ी वाली बात।
दुश्मन मुझे इस गाड़ी के जरिए बआसानी पहचान सकती हैं, लेकिन वो तो मुझे चेहरे से भी पहचान सकती हैं। मैंने तुम्हारी तरह अपने आप को छुपा कर नहीं रखा है। तुम्हारे मशवरे के मुताबिक मैं इस गाड़ी को यहाँ छोड़ दूँ या किसी गैराज में ले जाकर छुपा दूँ तो अपने आप को कहाँ छुपाऊंगा? तुम्हारी तरह चादर में छुपने से तो रहा। मैं उसकी तहरीर का जवाब देने के दौरान उसके हाथ को देख रहा था। वो हाथ अब फिर जानों पर रखा हुआ कुछ मुस्तरिब था। ये सच है, इंसान अपने चेहरे से, अपनी आंखों से, अपने हाथ की लकीरों से पहचाना जाता है। अगर वो इन तमाम चीज़ों को छुपा ले तो अपने सर से लेकर पांव तक बेख्तियारी हरकतों के जरिए पहचाना जाता है। वो कहना कुछ चाहती थी, लेकिन मेरे कहने पर कुछ और लिख कर दिया था। अगर वो अपने दिल की बात कह देती तो ऐसा इज़्तिराब कायम न रहता, कुछ तो वो पुरसुकून रहती। जो कुछ उसके दिल में था, वो जो भी सोच रही थी, उसके मुतल्लिक किसी फैसले तक पहुंचने से पहले बेचैन लम्हात से गुजर रही थी। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। आला बीबी ने मुझे महसूस करते ही मुस्कुरा कर पूछा, क्या रसवंती? नहीं, फरहाद। वो अपने सामने खड़ी हुई दो अदद आला बीबियों को देखने लगी, ताकि मैं भी उसके जरिए उन्हें देखता रहूं। वो दोनों सर से पांव तक मुकम्मल आला बीबी नजर आ रही थी। उनकी चाल ढाल, नशिस्त और बर्खास्त में ज़रा फ़र्क नहीं था। आला बीबी उन्हें मुख्तलिफ ज़हनी आजमाइशों से गुजार रही थी और वो दोनों कामयाब होती जा रही थी। मुझे याद आया, जब पहली बार वो मेरी ज़िंदगी में आई तो उसका यही अंदाज था। असल आला बीबी कौन है मैं भी समझ नहीं पाता था। जो मेरे सामने आती थी उसके गले में स्याह मोतियों की मखसूस माला होती थी। सबका अंदाज एक जैसा होता था। वो बाबा साहब के हुक्म से मजबूर थी, मेरे सामने जाहिर नहीं हो सकती थी। आखिर एक मरहले पर उसने खुद को जाहिर कर दिया। मैंने कहा, बहुत अरसे के बाद तुमने फिर डमी आला बीबी तैयार की हैं। इसका मकसद? तुम रसमंदी टेलीपैथी के जरिए दुनिया वालों से छुप जाते हो, मैं कैसे छुप सकती हूँ? मेरे पास यही तरीकाकार है। मैं समझती हूँ वादी के अंदर और बाहर जितने दुश्मन फैले हुए हैं, उन्हें सिर्फ तुम दोनों की नहीं, सोनिया की और मेरी भी तलाश होगी। सोनिया ने तो खुद को जाहिर कर दिया है, वो अभी वादी में रहेगी, लेकिन मैं कहाँ पाई जाऊंगी ये दुश्मन कभी नहीं समझ पाएंगे। मैंने पूछा, क्या सज्जाद पहुंच गए हैं? हाँ, वो उन्हीं में से एक आला बीबी के साथ वादी काफ की मुहिम पर रवाना होगा। उसकी बात खत्म होते ही मेरी ख्याल ख्वानी का सिलसिला यकबारगी टूट गया। मेरी कार के पिछले हिस्से की तरफ धमाका सा हुआ था। गाड़ी एक झटके से डोलने लगी। मेरे हाथ से स्टीयरिंग निकल नहीं चाहता था। मैंने फौरन उसे काबू किया, गाड़ी को ब्रेक लगाते हुए सड़क के किनारे रोक दिया, चीखते हुए कहा, हदीका, फौरन दरवाज़ा खोलो और झुकते हुए करीबी टीले के पीछे पहुंचने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। ऐसा कहने के दौरान मैंने गाड़ी के पिछले स्क्रीन के पार देखा। एक जीप तेजी से चली आ रही थी, उसमें कई अफराद थे। एक शख्स जीप के अगले हिस्से की तरफ खड़ा हुआ रिवॉल्वर के साथ नजर आ रहा था। उसी ने हमारी गाड़ी के पिछले पहिए पर फायरिंग की थी। हम गाड़ी से निकलकर तेजी से झुकते हुए सड़क के किनारे घने दरख्त के पास पहुंचे। उसी वक्त फायरिंग हुई। फायरिंग की आवाज़ नहीं थी, शायद 2-3 रिवॉल्वरों में साइलेंसर लगे हुए थे, लेकिन हमारे कदमों की तरफ थोड़ी सी मिट्टी उड़ती हुई नजर आई थी। हम दरख्त की आड़ में पहुंच गए। वहां से हमने आगे की तरफ छलांग लगाई, फिर जमीन पर लेटे ही लेटे रेंगते हुए टीले की तरफ जाने लगे। उस वक्त तक जीप वाले हमारी गाड़ी के करीब पहुंचकर रुक रहे थे, अपनी जीप पर से छलांगे लगा रहे थे। इसके बाद ही वो निशाना लेकर फायरिंग कर सकते थे। हमारे लिए इतनी मोहलत काफ़ी थी। हम दौड़ते हुए टीले के पीछे पहुंच गए। ये तो मेरी, सोनिया और मरजाना की पुरानी आदत है। हम कभी अपने पास हथियार नहीं रखते। हदीका के पास मैंने 2 खंजर देखे थे, कभी उसके पास भी रिवॉल्वर नहीं देखा था। लेकिन उसकी चादर उम्र यार की जंबील थी, जिसके अंदर पता नहीं क्या कुछ छुपा हुआ था। टीले के पीछे पहुंचकर मैंने देखा वो चादर के अंदर दोनों हाथ डाले कुछ कर रही थी। फिर चादर के बाहर कारतूस की एक लंबी सी पट्टी नजर आई। इसके साथ ही टॉमी गन बरामद हुई। एक शख्स की आवाज़ सुनाई दी। वो चीख कर अपने एक साथी से कह रहा था, यो पीटर, तुम कार के पास क्यों रुक गई? इधर आओ, हम उन्हें घेर लेंगे, वो निहत्थे हैं। अगर उनके पास हथियार होता तो जवाबी फायरिंग करते हुए टीले के पीछे जाते। दूसरी तरफ से पीटर की बुलंद आवाज़ सुनाई दी, तुम उन्हें घेरने की कोशिश करो, मैं इस कार को चेक करता हूँ, मिकी के मुतल्लिक ज़रूर कुछ बरामद होगा। मैं 2 दुश्मनों के दिमागों में पहुंच चुका था। पीटर कार के अंदर पहुंचकर उसके डैशबोर्ड को टटोल रहा था। उसे समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके खाने किस तरह खुलते और बंद होते हैं। मैंने उसकी रहनुमाई की। उसने पहले तो खाने को खोलकर उसमें से दस्तावेजात और दूसरी तमाम चीज़ें निकाल लीं। फिर दूसरे खाने से ट्रांसमीटर निकाला। तीसरे खाने में करेंसी नोट और एक भरा हुआ रिवॉल्वर और कुछ कारतूस रखे हुए थे। उसने तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में लिया। वहां से निकलकर दौड़ता हुआ जीप के पास आया। फिर स्टीयरिंग सीट को उठाकर उसमें दस्तावेजात और ट्रांसमीटर रख दिए। करेंसी नोटों को वो पहले ही अपनी जेबों में ठूंस चुका था। उसे रिवॉल्वर की ज़रूरत नहीं थी, ताहम उसे भी ले आया था। फिर वो सीट पर बैठकर जीप ड्राइव करता हुआ उसे रास्ते से उतारकर टीले की तरफ आने लगा। एक शख्स ने चीख कर पूछा, ये क्या कर रहे हो? गाड़ी इधर क्यों ला रहे हो? मैंने हदीका से कहा, अच्छा मौका है, तुम उस बड़े से पत्थर के पीछे जाकर फायरिंग करो। उसने फौरन ही मेरी हदायत पर अमल किया। दौड़ती हुई पत्थर के पीछे गई, फिर वहां से फायरिंग शुरू कर दी थी। उसके तमाम साथी बौखला गए।
हदीका की फायरिंग तो समझ में आ रही थी, वो दुश्मन थी, लेकिन दोस्त की फायरिंग समझ में नहीं आई। उन्होंने चीख कर पूछा, ये क्या हमाकत कर रहे हो? वो पूछने वाला जवाब सुनने के लिए जिंदा न रह सका। अपने ही साथी की एक गोली ने उसके पांव जमीन से उखाड़ दिए। वो गिरकर तड़पने लगा। दूसरी तरफ जीप वाले के दिमाग ने मेरी सोच की लहरों को वापस कर दिया, क्योंकि उसकी खोपड़ी में भी सुराख हो गया था। उसके साथियों में से जब एक ने देखा कि अपना ही दोस्त दुश्मन बन गया है, तो उसने उसका काम तमाम कर दिया था। उधर हदीका ने एक को मार गिराया था। अब वो उस पत्थर की आड़ से निकलकर दौड़ते हुए दूसरे पत्थर की तरफ जा रही थी। जब दो तरफा महाज कायम हो तो इस तरह अंधाधुंध जगह तब्दील नहीं करना चाहिए। हदीका ने गलती की थी। उसी वक्त एक गोली चली और उसके कदम उखड़ गए। वो उछलकर कलाबाजी खाती हुई लुढ़कती हुई दूसरे पत्थर के पीछे पहुंच गई। मेरा दिल धक से रह गया। क्या उसे गोली लग गई है? चंद लम्हों के बाद उस पत्थर के पीछे से तड़ 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 की आवाज सुनाई दी। मुसलसल फायरिंग के साथ ही एक शख्स की चीख भी सुनाई दी, यानी हदीका को गोली मारने वाला उसकी फायरिंग की जद में आकर गिर पड़ा था। वो मुझे नजर नहीं आ रही थी। हमारे चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैंने हिसाब लगाया, 4 दुश्मन काम आ गए थे, अभी 2 या 3 रह गए थे, क्योंकि उस जीप में कोई 6-7 आदमी थे। अचानक मुझे अपने पीछे आवाज सुनाई दी, हॉल्ट एंड अबाउट टर्न, कीप योर हैंड्स अप। मैंने हुक्म की तामील की, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए उनकी तरफ पलट कर देखा। वो 2 थे, मेरे सामने जरा दूर खड़े हुए थे। दोनों के हाथों में रिवॉल्वर थे। एक ने कहा, मिस्टर मिकी, अपने गॉड को थैंक्स कहो, हमें हुक्म दिया गया है तुम्हें गोली ना मारी जाए। दूसरे ने कहा, लिहाजा कोई चालाकी न दिखाओ, वरना हम गोली मारने पर मजबूर हो जाएंगे। चुपचाप इधर आओ और हमारे आगे चलते हुए जीप में बैठ जाओ। उसी वक्त एक फायर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अंदाजा किया, हदीका मेरे दुश्मनों की आवाज़ सुनकर मेरी तरफ आना चाहती थी। बाकी 3 बचने वाले दुश्मनों में 2 मेरे सामने थे और एक ने हदीका को फायरिंग के जरिए रोक रखा था। मैंने ख्याल ख्वानी के तरकश से एक तीर निकाला, फिर उसे चिल्ले पर चढ़ाते हुए उनमें से एक का निशाना लिया। उसने हंसते हुए कहा, चूंकि तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा गया है, इसलिए मेरे इस रिवॉल्वर की कतई ज़रूरत नहीं है। ये कहते उसने पूरी कुव्वत से रिवॉल्वर को दूर फेंक दिया। उसका साथी सरकत पर एतराज़ करना चाहता था। दूसरे ही लम्हे वो भी कहका हल्काते हुए कहने लगा, तुम क्या समझते हो, रिवॉल्वर तुम ही फेंक सकते हो, मैं तुमसे ज़्यादा दूर फेंक सकता हूँ। ये कहते उसने अपना रिवॉल्वर ज़्यादा दूर फेंक कर दिखाया। अब वो दोनों निहत्थे हो गए। जब तक वो दूसरा रिवॉल्वर फेंकता, पहला मेरी टेलीपैथी की जद से निकलकर सोच रहा था, ये उसने क्या हमाकत की, रिवॉल्वर कहाँ फेंक चुका है। जहाँ उसने फेंका था उधर देख रहा था, लेकिन वो इतनी दूर था कि उधर दौड़ कर जाता तो मैं उसका रास्ता रोकता या उस पर हमला करता। यही बात अब दूसरा सोच रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर एक ने कहा, सोचना क्या है, हमाकत हो ही चुकी है तो इसे जिंदा पकड़ो, ये हम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकेगा। ये कहते ही एक दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। एक तो मैं ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम कर सकता था वो किस अंदाज में हमला करेगा। दूसरे दौड़कर आने के अंदाज से ही मालूम हो रहा था फ्लाइंग किक मारेगा। जैसे ही वो फिजा में उछलकर मेरी तरफ आया, मैं एक तरफ हट गया। ज़ाहिर है उसे पथरीली ज़मीन पर गिरना था और वहां गिरने के बाद उसे जो चोटें आई थी उसके नतीजे में चीखने और तड़पने लगा। उसका दूसरा साथी इस दौरान मेरे करीब पहुंच गया था। अब वो कराटे के हाथ दिखा रहा था और मैं उन हाथों को रोकता जा रहा था। उसके लड़ने का स्टाइल बता रहा था कि वो कराटे मास्टर है, ब्लैक बेल्टर ज़रूर होगा। सिर्फ कराटे का हाथ ही नहीं, कभी कभी टांग भी चलाता था। बड़े ही खूबसूरत स्टाइल से घूमकर किक मारता था। मेरी जगह कोई दूसरा होता तो कभी उसके हमलों से महफूज न रहता। मैं उसके दिमाग को पढ़ता जा रहा था और वो बेचारा परेशान हो रहा था। आखिर उसका कोई हमला कामयाब क्यों नहीं हो रहा है। उसका दूसरा साथी जो पथरीली जमीन पर गिर पड़ा था, उठकर मेरी तरफ आना चाहता था। उसी वक्त फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। जवाबन उस दुश्मन की आवाज़ सुनाई दी जो रिवॉल्वर लिए हदीका का रास्ता रोक रहा था। वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन जो शख्स पथरीली ज़मीन से उठकर मेरी तरफ आ रहा था वो दहशतज़दा होकर फिर गिर पड़ा। मैंने चीखते हुए हदीका से कहा, अब फायरिंग ना करना, तुम इतनों को मार चुकी हो, कम से कम ये 2 मेरे लिए रहने दो। उसने फायरिंग नहीं की। शायद सोच रही होगी उसने कितनों को मारा है। मैंने गलत हिसाब बताया था। हदीका ने सिर्फ 3 को ठिकाने लगाया था, बाकी एक दुश्मन जीप वाले के जरिए मारा गया था और इन लम्हात में वो जीप वाला मैं ही था। ये दूसरी बात है कि वो बेचारा किसी और के जरिए मारा गया था। यूं हिसाब किया जाए तो वहां जो कुछ भी हो रहा था उसके पसे पर्दा मेरा ही हाथ था और वो हाथ हदीका ये मेरे दुश्मन नहीं देख सकते थे। वो मेरे लड़ने का अंदाज देखने लगी। जब दुश्मन ने मुझ पर हमला किया तो मैंने उसका हाथ रोककर दूसरी तरफ घुमा दिया। फिर उसके सर पर एक चपत लगाई। वो एकदम से झुंझला गया। झुंझलाने की बात ही थी। जिस अंदाज में मैंने उसे गिरफ्त में लेकर दूसरी तरफ पलटाया था, उसी तरह जबरदस्त कराटे का हाथ उसे मार सकता था या पीछे से एक लात मारकर उसे औंधे मुंह जमीन पर गिरा सकता था। लेकिन मैंने सिर्फ एक चपत लगाई, जैसे कोई बुजुर्ग बच्चे को तंबी करके छोड़ रहा हो, और यही बात झुंझलाने वाली थी। वो पलटकर फिर हमला करने लगा। अब वो ज्यादा जोश और जुनून में था। इसके साथ ही उसका दूसरा साथी भी आ गया। अब मैं कभी इसके दिमाग में और कभी उसके दिमाग में जाता। मौका देखकर कभी दोनों को एक दूसरे से लड़ा देता। वो यही समझते थे कि मुझ पर हमला करने के धोखे में उन्होंने अपने साथी पर हमला कर दिया है।
वो थकने लगे, हाँफने लगे। इसके बावजूद उन्हें यकीन था कि वो दो हैं, मैं अकेला हूँ। वो मुझे काबू में कर लेंगे। इस दौरान वो हदीका को भूल गए थे। वो एक पत्थर पर इत्मीनान से बैठी हुई थी। मेरे लड़ने के अंदाज ने उसे मुतमईन कर दिया। इसके बावजूद वो मोहताज थी। दुश्मन मुझ पर गालिब आते तो वो अपनी टॉमी गन इस्तेमाल करती। वैसे इसकी नौबत कभी ना आती। मैंने एक हमला करने वाले से पूछा, कब तक लड़ते रहोगे? उसने एकदम से आगे बढ़कर मुझ पर हमला किया। इस बार मैंने उसके पेट में लात मारी। वह तकलीफ की शिद्दत से कराहते हुए झुकने लगा। मैंने उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। दूसरे की शामत आ गई। उसी वक्त वो भी मुझ पर हमला करने आया। मैं एक तरफ हट गया, वो अपने साथी पर आ पड़ा। दोनों ही पथरीली जमीन पर ढेर हो गई। नीचे वाला बहुत ही तकलीफ में था। वह बेख्तियार तड़पता हुआ कराह रहा था। ऊपर उठना चाहता था। मैंने उसके मुंह पर ठोकर मारी। वो भी दूसरी तरफ उलटकर पथरीली जमीन पर चारों शाने चित हो गया। अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि पहले की तरह फुर्ती दिखाते और फौरन ही जमीन से उठकर खड़े हो जाते। वह दोनों हाथ टेक कर उठने की कोशिश कर रहे थे। मैंने यके बाद दीगरे फिर उन दोनों को एक ठोकर रसीद की। वह जमीन पर ढेर हो गए। मैंने पूछा, आप बताओ, मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? कहाँ ले जाना चाहते हो? अगर तुमने वो अड्डा ना बताया तो तुम दोनों को दूसरी दुनिया में पहुंचा दूंगा। उनमें से जो कराटे मास्टर था वो जख्मी दरिंदे की तरह गुर्रा रहा था। अब भी शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा था। उसके बरक्स उसका साथी जरा ढीला पड़ गया था। बेबसी से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, हदीका इधर आओ। अब इन दोनों में से कोई मेरी बात का सही जवाब ना दे तो उसे गोली मार देना। वो मेरे पास आ गई। कराटे मास्टर ने मुझे घूर कर देखा, फिर अपनी आदत के मुताबिक गुर्राते हुए पूछा, तुम कौन हो? हमारा बॉस कहता है तुम मिक्की नहीं हो। अब मैं यकीन से कहता हूँ तुम किसी गैर मामूली सलाहियत के मालिक हो। तुम्हारे पास आते ही हम सहरजदा हो गए थे। हमने अपने रिवॉल्वर फेंक दिए थे। बताओ तुम कौन हो? मैंने हंसते हुए कहा, बहुत खूब। तुम दोनों को अपने आप पर इतना नाज था कि रिवॉल्वर फेंकते हुए कहा था, निहत्ते मुझ पर काबू पालोगे। अब नाकाम होकर मुझे जादूगर समझ रहे हो? हाँ, तुम जादूगर हो, वो झुंझला कर बोला। मेरे सामने कोई दुश्मन नहीं ठहरता। मेरे हमलों से बचना तकरीबन नामुमकिन होता है। और तुम हो कि मेरे हमलों से बचते रहे। मेरा एक हाथ भी तुम पर ना पड़ सका। क्या ये जादूगरी नहीं है? हदीका ये अपनी बातों में हमें उलझा रहा है। शायद इसे उम्मीद हो कि कहीं से मदद पहुंच सकती है, या किसी चालाकी से ये हमें बेबस कर सकता है। मैं तुमसे कह चुका हूं, जो मेरी बात का जवाब ना दे उसे गोली मार दो। मेरी बात खत्म होते ही तड़ 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 की आवाज़ गूंजती चली गई। हदीका ने उसे ठंडा कर दिया था। दरअसल मैं खुद चाहता था, जो मेरी टेलीपैथी पर शुबा कर रहा था, मुझे जादूगर समझ रहा था, वो मेरा राज फाश करने के लिए जिंदा न रहे। और अब वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। उसका साथी थूक निकल रहा था, दहशत ज़दा होकर फर्श पर पड़े ही पड़े पीछे की तरफ खिसकते हुए कह रहा था, नहीं नहीं, मुझे गोली ना मारना, सब कुछ बता दूंगा। वक्त ज़ाया किए बगैर बताना शुरू कर दो, हम सुन रहे हैं। मैं बहुत ही मामूली आदमी हूँ। इनके बॉस वगैरह से वाकिफ़ नहीं हूँ। मुझे रोज़ चरस का एक मुकर्रा कोटा मिलता है। मैं उसे अपने इलाके में फ़रोख्त करता हूँ। मुझे सिर्फ इसलिए रखा गया है कि रिवॉल्वर और राइफल वगैरह का निशाना अच्छा है। मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। उन्होंने समझा दिया था, क्रिस्टोफर मिकी के साथ कोई भी हो उसे बेदरेग गोली मार दी जाए। लेकिन मिकी को सिर्फ जख्मी किया जा सकता है, उसे जिंदा पकड़ कर लाना होगा। ये मुझे कहाँ ले जाना चाहते थे? डिमोर में एक पुराना किला है, वहां आपको पहुंचाने वाले थे। वो किले का मोहल्ले को बताने लगा। मैंने हदीका की तरफ देखा। वो उस बात में सर हिला रही थी, गोया तायद कर रही थी। ऐसा एक पुराना किला डिमोर के उस हिस्से में है। मैंने आखिरी दुश्मन को हुक्म दिया, उठकर खड़े हो जाओ और अपना नाम बताओ। उसने हुक्म की तामील की। आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ा हो गया। मिस्टर मिक्की, इत्तेफाक से मेरा नाम भी मिक्की है। चलो अच्छा है। उस किले के मकीन सिर्फ एक मिकी को चाहते हैं। अब वहां दो पहुंचेंगे। बाय द वे, उस किले में कितने लोग हैं? मैं कभी वहां नहीं गया। यूं तो डिमोर कई बार आ चुका हूं, लेकिन बेरौत में रहता हूं और बेरौत में ही मेरा धंधा चलता है। मैं नहीं जानता वहां कितने लोग हैं। अगर तुम मुझे पकड़कर वहां ले जाओ तो तुम्हें क्या इनाम मिलेगा? मेरा कोटा दुगना कर दिया जाएगा। चलो अपना कोटा दुगना करा लो। हदीका ने फौरन ही सर घुमाकर मेरी तरफ देखा। काश मैं भी उसे देख सकता। मैंने अपने हम नाम से कहा, तुम यहीं खड़े रहो, हम अभी आते हैं। मैं हदीका को अपने साथ आने का इशारा करते हुए वहां से जरा दूर गया। जब वो मेरे पास आई तो मैंने आहिस्तगी से कहा, मैं इसके साथ जा रहा हूं। तुम शहर पहुंचते ही मुजाहिदीन को लेकर उस किले का मुहासरा करो। मुझे यकीन है वहां से हथियारों के अलावा और भी बहुत कुछ हासिल होगा। मैं वहां से जाने के लिए पलट गया। उसने फौरन ही मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने सर घुमाकर देखा। वो नहीं नहीं के अंदाज में सर हिला रही थी। मेरे जाने पर एतराज कर रही थी। मैंने पूछा, जब मुजाहिदीन किसी महाज पर जाती हैं तो क्या औरतें इसी तरह उनका रास्ता रोकती हैं? उसने फौरन मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा, मैं तन्हा नहीं जाऊंगा। तुम वहां अपने साथियों के साथ मुहासरा करने आओगी। हम एक ही जीप में बैठकर शहर तक जाएंगे। पहले तुम मुजाहिदीन से मिलोगी, वहां किले को घेरने का मंसूबा बनाओगी। उसके बाद मैं इस शख्स के साथ वहां दाखिल हो जाऊंगा। वो चादर के अंदर हाथ डालकर कागज कलम निकाल रही थी, कुछ लिखना ही चाहती थी। मैंने कहा, ठहरो, वक्त ज़ाया न करो। तुम्हारे ज़हन में जितने सवालात हो सकते हैं मैं उन्हें समझ सकता हूँ। उसी के मुताबिक जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये कि मेरे किले के अंदर जाने के बाद आध घंटे तक इंतजार करना। उसके बाद तुम सब उसमें दाखिल होने की कोशिश करना। आध घंटे के अंदर मैं कुछ ऐसे इशारे दूंगा जिनके जरिए
तुम्हें मेरी सलामती का यकीन होता रहेगा, या फिर ये शख्स जो मेरे साथ जा रहा है, इसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तुम समझ सकती हो कि मैं मुश्किलात में घिरा हुआ हूँ। वह सुन रही थी और चादर को इधर उधर से लपेट कर अपने इज़्तिराब का इजहार कर रही थी। मैंने कहा, एक बात का यकीन करो, वो ये कि दुश्मन मुझे जान से नहीं मारेंगे, वो मुझे जिंदा गिरफ्तार करना चाहती हैं। मुझसे पहले वाले मिकी ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है, वो उसका बदला चाहती हैं। अपने नुकसान से ज़्यादा मुनाफा हासिल करना चाहते हैं और मुझसे मुनाफा हासिल करने के लिए मुझे जिंदा रखेंगे। वो मेरे समझाने पर शायद कभी राजी ना होती, लेकिन एक बात ने यकीनन उसे मजबूर कर दिया था, और वो ये कि मुजाहिदीन महाज पर जाते हैं तो औरतें रास्ता नहीं रोकती। मैंने पीटर के जरिए क्रिस्टोफर मिकी के तमाम कागजात और ट्रांसमीटर वगैरह कार से निकलवा कर जीप में रखवा दिया था। हदीका ने जीप में आकर मिक्की के ज़रूरी सामान के बैग को अपनी तहवील में ले लिया। जब हम जीप में सफ़र करते हुए शहर में दाखिल होने लगे तो हदीका ने एक जगह इशारे से गाड़ी रुकवा दी। फिर एक पर्ची मेरे हाथ में दी, उसमें लिखा था, मैं जा रही हूँ, आधे घंटे से पहले किले में दाखिल न होना। उस वक्त तक मैं अपने साथियों के साथ मुहासरा कर लूँगी। वह चली गई। मैंने कहा, गाड़ी आगे बढ़ाओ, ज़रा डेमोर की सैर कराओ, हम आधे घंटे बाद उस किले में होंगे। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो बेहद परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उस किले में जाने का खतरा क्यों मोल ले रहा हूँ। उसने कहा, जनाब आप क्या चाहती हैं? मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जो जानबूझकर अंधे कुएं में छलांग लगाता हो। आज देख रहे हो। क्या आपको डर नहीं लगता? किस बात का डर? अगर आप असली क्रिस्टोफर मिकी साबित ना हुए तो वो आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको उसी मिकी का रोल अदा करते रहने पर मजबूर करेंगे और अपना मुतालबा पेश करेंगे। मैं जिन लोगों के साथ आपको पकड़ने आया था वो बातें कर रहे थे, उनके जरिए मुझे मालूम हुआ आपसे भारी भारी रकमें वसूल की जाएंगी। ना देने पर आपका राज फाश किया जाएगा। क्या तुम्हारे वो साथी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उस पुराने किले के मुत्तल्लिक कुछ बातें कर रहे थे? हर अड्डे का एक सरगना होता है, अगर उस किले को एक अड्डा बनाया गया है तो वहां का भी सरगना कोई होगा। मेरे सामने उन्होंने इस सिलसिले में कोई बात नहीं की थी। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा और आसपास गुजरते हुए शहर के मनाजिर को देखता रहा। फिर मैंने कहा, अब किले की तरफ चलो। अभी आधा घंटा पूरा नहीं हुआ है। मुझे मालूम है, मैं किले के करीब पहुंचकर उतर जाऊंगा, तुम वहां जाओगे और उन्हें बताओगे कि तुम्हारे साथियों के साथ क्या कुछ हो चुका है और तुम किस तरह अपनी जान बचाकर वहां तक पहुंचे हो। उसने ड्राइव करते हुए सर घुमाकर हैरानी से मेरी तरफ देखा, फिर पूछा, क्या आप सचमुच मुझे वहां तन्हा जाने देंगे? हाँ, कह जो रहा हूं, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? जी जी हाँ, मैं जाऊंगा। आप जैसा कह रही हैं वैसा ही कहूंगा। इससे ज्यादा कुछ कहोगे तो जिंदा नहीं रहोगे। खबरदार, उन्हें यह मालूम ना हो कि मैं किले के बाहर मौजूद हूँ और मुजाहिदीन इस किले का मुहासरा कर रहे हैं। उसने एक हाथ से कान पकड़कर कहा, नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आप जो कह रहे हैं उसी पर अमल करूंगा। हम समुंदर के किनारे ऐसे दूर उफ्तादा मुकाम तक आए जहां एक किला नजर आ रहा था। वो खंडर हो चला था। उसके आसपास नवाही बस्ती के तौर पर जरा सी आबादी नजर आ रही थी। मेरे हुक्म पर उसने गाड़ी रोक दी। मैंने उसकी पीठ को थपकते हुए कहा, जाओ, तुम आज़ाद हो। मैं गाड़ी से उतर गया। वो उसे आगे बढ़ाकर तेजी से ड्राइव करता हुआ किले की तरफ जाने लगा। उसी वक्त मैंने देखा दूसरे सिमत से दो गाड़ियां आकर रुक गई थी। उनमें से कितने ही लोग उतर रहे थे। मैंने एक चादर वाली को भी देखा, यानी हदीका अपने साथियों के साथ आ पहुंची थी। हम समुंदर के किनारे खुले रेतले मैदान में थे। दूर से एक दूसरे को देखा जा सकता था, पहचाना जा सकता था। हदीका ने भी मुझे दूर से पहचान लिया। वो अपने साथियों के साथ मेरी तरफ आने लगी। मैं अपने दुश्मन मिक्की के दिमाग में था। वो किले के हाथे में दाखिल हो रहा था। जीप तेजी से ड्राइव कर रहा था। वो परेशान भी था और खौफजदा भी। बार बार अकब-नुमा आईने में देखता था कि मैं उसके पीछे तो नहीं आ रहा हूँ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने उसे आज़ाद छोड़ दिया है और उसे उसके साथियों से जा मिलने का मौका दिया है। इधर वह मुजाहिदीन के साथ मेरे करीब आ रही थी। मैं उन पर यह जाहिर करना चाहता था कि अपने अमल के जरिए किले के अंदरूनी हालात मालूम कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने रेत पर घुटने टेक दिए। आगे झुककर रेत की सतह को हाथ की हथेली से हमवार करने लगा। इसके बाद कलमे की उंगली से रेत पर चंद खाने बनाने लगा। इतने में वो अपने साथियों के साथ पहुंच गई। बिल्कुल करीब आने से पहले ही दोनों हाथ फैलाकर अपने तमाम साथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। खुद आगे बढ़कर जरा झुककर रेत पर देख रही थी। फिर उसने कागज और कलम लेकर कुछ लिखा। इसके बाद उसे एक साथी की तरफ बढ़ा दिया। एक जवान ने उसे लेकर पढ़ा, फिर मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मिस्टर मिकी, आपका मुख्तसर सा तारुफ हदीका के जरिए हो चुका है। आपकी तरह हम भी जानते हैं ये बोलती नहीं लिखती है। तहरीर के जरिए आपका मुकम्मल तारुफ ना हो सका। इतना मालूम हुआ कि आप गैर मामूली सलाहियत के मालिक हैं और जो पेशन गोई करते हैं वो हरफ बहरफ दुरुस्त होती है। आपने अब से पहले मुजाहिदीन का भरपूर साथ दिया है और आज भी हमें बेइंतहा फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। अभी हदीका ने यह पर्ची लिखी है कि आप अपने इल्म के जरिए कुछ मालूमात हासिल कर रही हैं। क्या यह दुरुस्त है? मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, सर उठाकर भी नहीं देखा। गहरे इन्हमाक का मुजाहरा किया। वह फिर मुझे मुखातिब न कर सका। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा तो वो सोच रहा था, ये मिस्टर मिकी रेत पर किसी का जायचा बना रही हैं। यकीनन अपने इल्म में डूबे हुए हैं। फिर उसने हदीका को मुखातिब करते हुए कहा, हमें इंतज़ार करना चाहिए, अब ये मसरूफ़ हैं।
वो जरा दूर हटकर रेत पर बैठ गए। मैं अपने अमल में मसरूफ रहा। अमल क्या था, एक जारी तमाशा था। बातन में तो उस दुश्मन मिकी के दिमाग में पहुंचा हुआ था। जैसे ही वो जीप ड्राइव करता हुआ किले के हाथ में पहुंचा, दो मुसल्ला पहरेदारों ने उसका रास्ता रोक लिया। उसकी तरफ राइफल तानकर गाड़ी रोकने के लिए कहा था। वो गाड़ी रोककर नीचे उतर गया, फिर एक से बोला, मैं पीटर जॉर्ज का आदमी हूँ। उसके साथ एक दुश्मन को पकड़ने गया था, मुझे फौरन बॉस के पास पहुंचा दो। एक पहरेदार ने उसे सर से पांव तक देखा। दूसरे पहरेदार ने कहा, ये जीप पीटर लेकर गया था, ये दुरुस्त कह रहा है। इतने में दो और मुसल्ला जवान आ गए। उनमें से एक ने पीटर की जीप को पहचान लिया। मिकी की जुबान से मुख्तसर सी बात सुनकर कहा, चलो हम तुम्हें बॉस के पास पहुंचा देती हैं। मिकी उनके साथ जाने लगा। वो जहां से गुजर रहा था, मैं उन रास्तों को याद कर रहा था और देखता जा रहा था। वहां मुसल्ला गार्ड मौजूद थे। किले का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही तंगो तारीख था। छोटे छोटे कोठरी नुमा कमरे नजर आ रहे थे। कहीं कहीं बड़े हॉल नुमा कमरे भी दिखाई देते थे। फिर कहीं खुला सहन आ जाता। यह किले के अंदर इतना बड़ा सरसब्जो शादाब बाग नजर आता जिसकी तवक्को किले के बाहर नहीं की जा सकती थी। बाहर से वह बिल्कुल खंडर नजर आ रहा था। मिकी उनके साथ बढ़ता जा रहा था। किले का अंदरूनी हिस्सा मॉडर्न डिजाइन का दिखाई देने लगा। अब कमरे बहुत ही खूबसूरत और आरास्ता दिखाई दे रहे थे। कहीं कहीं हसीन औरतें दिखाई दे रही थीं। कोई सब्ज घास पर बड़े ही काफिराना अंदाज में लेटी हुई थी। कोई इधर से उधर जा रही थी। हर एक के अंदाज में ऐसी शान बेनियाजी और ऐसा गुरूर था जैसे वो किसी को लिफ्ट देना जानती ही ना हो, और ना ही किसी ने आज तक उन्हें हाथ लगाया हो, या जैसे वो सीधी आसमान से उतर कर आई हो और ज़मीन की मखलूक को हकारत से देखकर गुजर रही हो। मिकी को अपने साथ ले जाने वाले उस बाग से गुजरते हुए एक ऊंचे बरामदे में आए। फिर एक कॉरिडोर में पहुंचे। वहां से गुजरते हुए कमरे में आकर उन्होंने मिकी को वहां बैठने के लिए कहा। फिर उनमें से एक दूसरी तरफ जाने लगा। मैं मिकी को छोड़कर उस दूसरे शख्स के दिमाग में पहुंच गया। वो दूसरे कमरे में पहुंचकर एक उधेड़ उम्र के शख्स से कह रहा था, पीटर जॉर्ज के साथ जाने वाला एक ही आदमी वापस आया है। वो कहता है सबके सब मारे गए हैं, वो बॉस से मिलना चाहता है। ये सुनते ही वो उधेड़ उम्र का आदमी हैरानी से उछल कर खड़ा हो गया। क्या सब मारे गए? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? वो तेजी से चलता हुआ उस कमरे में आया जहां मिकी बैठा हुआ था। फिर उसने पूछा, तुम कौन हो? क्या यह दुरुस्त है कि हमारे आदमी मारे गए? क्या पीटर भी? मिकी उठकर खड़ा हो गया, फिर सर झुकाकर बोला, जी हाँ, मुझे अफसोस है। तुम अपनी शनाख्त करवाओ। मिकी ने कोड वर्ड्स बयान किए, फिर कहा, मुझे बेरौद के मिस्टर इसाक रॉबिन अच्छी तरह जानते हैं, मेरा नाम मिक्की रोनाल्ड है। वह शख्स वापस अपने कमरे में गया। वहां से गुजरता हुआ एक बड़े से हॉलनुमा कमरे में पहुंचा। वहां एक बड़ी सी मेज के पीछे एक शख्स रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। वह धीमी आवाज में बोला, मगर उसके धीमेपन में भी एक गूंज और गरज थी। वो कह रहा था, मैं तमाम बातें सुन चुका हूं, जाओ कंप्यूटर से मालूम करो वो मिकी रोनाल्ड बेरौद के इसाक रॉबिन का आदमी है या नहीं। वो ढेर उम्र का शख्स वापस चला गया। मैं रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए शख्स के दिमाग में पहुंच चुका था। उसका नाम जो कुछ भी था वो अपने नाम से नहीं, अपनी सिफ्त से पहचाना जाता था। सब उसे द सी सरपेंट कहते थे, यानी समंदर का नाग। द सी सरपेंट अपने आबा अजदाद के ज़माने से इस किले का मालिक चला रहा था। अदालती कागजात जाहिर करते थे कि उसके आबा अजदाद सदियों से इस किले के मालिक चले आए हैं और अब विरसे में सी सरपेंट मालिक बन चुका है। अदालती कागजात दुरुस्त नहीं थे। जिस मुल्क में बरसों से खाना जंगी जारी हो, वहाँ सरकारी दफातर अपना सही रिकॉर्ड महफूज नहीं रख सकते। कभी दफातर को आग लगाई जा सकती है, कभी उनके अहम कागजात चुरा लिए जाते हैं। ऐसा ही कोई चक्कर चलाकर सी सरपंच वहां का बिला शिरकत गहरे मालिक बन चुका था। वो किला कभी किसी जमाने में किसी हुक्मरान ने बैरूनी हमलावरों से महफूज रहने के लिए तामीर कराया था, लेकिन अब वो जुराइम का सबसे बड़ा अड्डा बन गया था। दुनिया के बदनाम तरीन स्मगलर लबनान के जनूबी मगरबी साहिल से उस वक्त तक अपना माल स्मगल नहीं कर सकते थे जब तक कि सी सरपंच को अपने एतमाद में ना लेते और उसे माकूल हिस्सा ना देते। अगरचे वो बदनाम तरीन मुजरिम था, लेकिन इसराइली हुकूमत से उसके दोस्ताना ताल्लुकात थे। हुक्काम लबनान में खाना जंगी को जारी रखना चाहते थे, इसलिए लबनानी मुसलमानों के खिलाफ मारूनी ईसाइयों को समुद्री रास्ते से हथियार सप्लाई करते और ये हथियार सी सरपंच के जरिए लबनान में ईसाइयों के पास पहुंचते थे। यही हथियार सप्लाई करने के मामले में सी सरपंच क्रिस्टोफर मिकी का दुश्मन बन गया था। उन दोनों में एक बड़ा फर्क ये था कि सी सरपंच सिर्फ ईसाइयों के लिए हथियार हासिल करता था और अपने ईसाई भाइयों से ही मुनाफा भी हासिल करता, लेकिन क्रिस्टोफर मिकी मुनाफा हासिल करने के लिए मुल्क व मजहब की तफरीक नहीं करता था। जिन लोगों से आमदनी ज़्यादा होती थी वहां तक हथियार पहुंचा देता था। यही वजह थी कि वह फ़लस्तीनी मुजाहिदीन को भी हथियार सप्लाई करता था। सी सरपंच की दुश्मनी का एक सबब यह भी था कि क्रिस्टोफर मिकी गोल्डन रैकेट वालों को परेशान करता था और उनसे अच्छी खासी रकमें वसूल करता रहता था। मैं समुद्र के किनारे रेत पर जायचा बनाने के बाद पालती मारकर बैठ गया था। दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए थे, आंखें बंद कर ली थी, जैसे मुराकबे में पहुंच गया हूं। मेरे करीब व तमाम मुजाहिदीन हदीका के सामने बैठे हुए इस इंतजार में थे कि मैं उन्हें मुखातिब करूंगा। मैं सी सरपंच के मुतालिक अहम मालूमात हासिल करता रहा, उस किले के बारे में भी मालूम करता रहा, फिर आंखें खोल दी।
सर उठाकर हदीका की तरफ देखा तो वो उठकर खड़ी हो गई। मैंने उसे अपने करीब आने का इशारा किया। वो करीब आकर मेरे सामने दोजानू होकर बैठ गई। मैंने कहा, अपने उस साथी को बुलाओ जिस पर सबसे ज्यादा एतमाद हो। उसने इशारे से उसी नौजवान को बुलाया जो मुझे मुखातिब कर चुका था, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो भी हमारे पास आ गया। हदीका के बराबर मेरे रूबरू दोजानू होकर बैठ गया। मैंने कहा, मेरे पास मालूमात का जो जखीरा है उसे मैं सबके सामने जाहिर नहीं कर सकता। मैं दूध का जला हूँ, छाछ फूंक फूंक कर पीता हूँ। बुरा मानने की बात नहीं है। मैं तमाम मुजाहिदीन पर एतमाद नहीं कर सकता। मेरे नौजवान दोस्त, तुम भी मेरे लिए अजनबी हो, लिहाजा मैं तुम पर भी बहुत सोच समझ कर एतमाद करूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? वैसे तो मैं उसका नाम मालूम कर चुका था, लेकिन पूछना जरूरी था। उसने जवाब दिया, मेरा नाम विरासत हुसैन है। मिस्टर विरासत, तुम्हारे इन साथियों में कितने जवान अंग्रेजी बोलते और समझते हैं? इनमें सिर्फ 2 अंग्रेजी जानते हैं, बाकी सब मुकामी जुबान समझते और बोलते हैं। विरासत की बातों ने मुझे और ज्यादा मोहतात बना दिया। मैंने कहा, इस किले में दाखिल होने के बाद अगर हम दुश्मनों पर गालिब आ जाएंगे तो इस कदर फायदा हासिल होगा जिसकी तवक्को तुम में से कोई नहीं कर सकता। क्या तुम कभी इस किले के अंदर गए हो? उसने इनकार में सर हिलाया, फिर कहा, मेरा एक ईसाई दोस्त है। वो इस किले के बारे में बताते हैं कि रास्ते बहुत पेचीदे हैं, कमरे एक दूसरे से गड़बड़ है, पहचाने नहीं जाते कि हम किस कमरे से निकल कर गए थे और किस में पहुंच रही हैं। मेरा वो ईसाई दोस्त या तो सच कह रहा था या मुझे मुसलमान समझकर इस किले को पुरस्कार बना रहा था। मैंने कहा, उसने दुरुस्त कहा था, किले के अंदरूनी रास्ते बहुत ही पेचीदा हैं। ये बाहर से जैसा खंडर नजर आता है, इसका अंदरूनी हिस्सा उतना ही जदीद तर्ज का नमूना है। वहाँ हर तरह के ऐशो आराम का सामान मौजूद है। दूर दराज के स्मगलरों और दीगर जुराइम पेशा अफराद से रब्ता कायम रखने के लिए ट्रांसमीटर से लेकर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आलात और कंप्यूटर वगैरह से काम लिया जाता है। इनके यहाँ ऐसे कंप्यूटर भी हैं जो इंसाइक्लोपीडिया का काम करते हैं और दुनिया की तमाम मालूमात फराहम करते हैं। हथियारों में रिवॉल्वर और पिस्तौल से लेकर दूरमार राइफलें तक मौजूद हैं। यानी वैसा मजबूत और मुस्तहकम किला है जिसके अंदर एक फौज भारी तादाद में हमावक्त चौकन्ना रहती है। अब बताओ, क्या इस किले में दाखिल होना पसंद करोगे? जनाब, हदीका मुझे इसलिए साथ लाई है कि मैं मौजूदा मुहिम के सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं और इसे अपने साथियों तक पहुंचाऊं। मैं नौजवान मुजाहिदीन फोर्स में एक मुशीर की हैसियत रखता हूं। मेरी तरह और 5 नौजवान हैं जो मुख्तलिफ मुहिमात के सिलसिले में प्लानिंग करते हैं, तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, फिर उस मुहिम को सर करने के लिए कदम उठाते हैं। आप जो सिचुएशन बता रही हैं उसके तहत वहाँ कामयाबी नामुमकिन है। एक तो वो मजबूत किला है, अंदर जाना ही दुश्वार है। अगर चले गए तो वहाँ से निकलना और वहाँ से कुछ हासिल करके आना जुए शीर लाने के बराबर होगा। फिर वहाँ जदीद हथियार के साथ एक फौज भारी तादाद में मौजूद है जो हर वक्त चौकन्नी रहती है। इस पुराने खंडरनुमा किले के अंदर जदीद इलेक्ट्रॉनिक आलात नसब हैं। दूर दराज के इलाकों से रब्ता कायम करने के लिए ट्रांसमीटर और मालूमात हासिल करने के लिए कंप्यूटर वगैरह हैं। जितनी मालूमात आपने हासिल की हैं हो सकता है और मालूमात हासिल करने के लिए बहुत कुछ रह गया हो। इन हालात में क्या आपकी अकल ये कहती है कि हम इस किले के अंदर दाखिल होकर सही सलामत वापस आ जाएंगे? मैं समझता हूँ अपने साथियों को वहां जाने का मशवरा देना गोया खुदकुशी करने का मशवरा देना है। उसकी बात खत्म होते ही हदीका ने रेत पर जोर से एक हाथ मारा। एक झटके से गर्दन घुमाकर विरासत की तरफ यूं देखा जैसे कह रही हो, हम किले में जाएंगे, जरूर जाएंगे, अपनी जान पर खेलने जाएंगे। उसने रेत पर हाथ मारने के बाद हाथ को किले की तरफ घुमाया और उंगली से इशारा किया। मैंने कहा, हदीका, मैं तुम्हारी जज्बात को समझता हूँ। तुम मुझ पर एतमाद करती हो। मैं वहां जाऊंगा तो तुम भी जान से खेलने के लिए वहां जाओगी, लेकिन सभी मुझ पर इस हद तक एतमाद नहीं कर सकते। जब चारों तरफ आहनी दीवारें हो, अंदर जाने का रास्ता हो, बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो, तो भला कौन मेरी बात पर भरोसा करेगा? तुम सारे हिलाकर हाँ या ना में जवाब दो। क्या ऐसे 20 मुजाहिदीन तैयार कर सकती हो जो हम पर अंधा एतमाद करें और जान की बाजी लगाकर किले में दाखिल होना पसंद करें? हदीका ने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। मैंने कहा, फिर यहाँ से जाओ, मैं तन्हा मुराकबे में रहूंगा। तुम खूब सोच समझ कर इस मुहिम के लिए मुजाहिदीन का इंतखाब करो, फिर उन्हें मेरे पास ले आओ। अंधेरा हो चला है, मैं इसी साहली इलाके में कहीं भी मिल सकूंगा। मेरे लिए कुछ खाने को ले आना। विरासत हुसैन ने कहा, मुझे अफसोस है मैं आप लोगों का साथ नहीं दे रहा हूँ। इसके अलावा मेरे लायक कोई खिदमत हो तो हमेशा हाजिर हो सकता हूँ। क्या मुझे जाने की इजाज़त है? मैंने कहा, हाँ तुम जा सकते हो। वो अपने साथियों की तरफ चला गया। मैंने हदीका से कहा, मेरी बात तवज्जो से सुनो। मैं कोशिश करूंगा कि किले के 3 दरवाजे तुम लोगों के लिए खुले रहें। अगर किसी वजह से ऐसा ना हो सका तो अपने साथ रस्से का एक बड़ा बंडल ले आना। हो सकता है किले की दीवारों पर कुमंदर डालनी पड़े। इसके अलावा मुजाहिदीन के पास साइलेंसर लगे रिवॉल्वर लाजमी हो ताकि ज़्यादा फायरिंग की आवाज़ गूंजने ना पाए। मेरा बैग मुझे वापस कर दो। मैंने विरासत हुसैन के सामने ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि हमारी मुलाकात अब यहाँ नहीं होगी। मैं डिमोर की बंदरगाह में रहूंगा। रात के 10 बजे फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में हमारी मुलाकात होगी। तो मेरे लिए खाने की फिक्र न करना, जो बता चुका हूँ उस पर अमल करना। अब यहाँ से जाओ। उसने मेरा बैग मेरे हवाले कर दिया जिसमें क्रिस्टोफर मिकी के तमाम अहम कागजात और ट्रांसमीटर वगैरह मौजूद थे। इसके बाद वो उठकर अपने साथियों के पास गई।
फिर उनके साथ वहाँ से जाने लगी। मैं उन्हें जाते देखता रहा। जब वो बहुत दूर चले गए तो मैंने ट्रांसमीटर को ऑपरेट किया। डिमोर में रहने वाले एक मातियत से रब्ता कायम होते ही कहा, मैं किले के मशरकी साहिल पर आबादी से ज़रा दूर मौजूद हूँ, मेरे लिए फ़ौरन गाड़ी ले आओ। 25 मिनट के बाद ही एक जीप साहिल पर नजर आई। वह बहुत दूर रुक गई थी। अब ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हो रहा था। मैंने फिर रब्ता कायम करके पूछा, क्या बात है? हम जीप लेकर साहिल पर पहुंच गए। मेरे साथ 4 आदमी हैं। बात करने वाले ने अपने अलावा 4 आदमियों के नाम बताए। क्रिस्टोफर मिकी की डायरी में वो तमाम नाम मौजूद थे। मिकी उन पर बहुत ज़्यादा एतमाद करता था। मैंने कहा, इंतज़ार करो, अभी आता हूँ। मैंने रब्ता ख़त्म कर दिया। फिर बोलने वाले के दिमाग के जरिए यके बाद दीगरे बाकी चारों मातियतों के दिमाग में पहुंचने लगा। 10 मिनट के अंदर यकीन हो गया कि वो चारों वफादार हैं और मुझे किसी हालत में धोखा नहीं दे सकते। वो गाड़ी की हेडलाइट्स की वजह से नजर आ गए थे। अब हेडलाइट्स बुझ गई थी। मैं उन्हें नजर नहीं आ रहा था। उनकी तरफ से इत्मीनान हासिल करने के बाद तेजी से चलता हुआ जब करीब पहुंचा तो वो पांचों मेरे सामने अलर्ट हो गए। मैंने दूर किले की जानिब देखा। तारीकी में वो एक स्याह हैवले की तरह दिखाई दे रहा था। फिर मैंने एक मातियत को मुखातिब करते हुए कहा, सैंडो, आज रात मैं इस किले में दाखिल होना चाहता हूँ। वो तारीकी में सही तरह नजर तो नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं सैंडो के दिमाग में रहकर मालूम कर रहा था। वह हैरान होकर मुझे देख रहा था। फिर उसने पूछा, सर, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? आप तो जानते हैं सी सरपंट एक शैतान की तरह जाहिर भी है और पुरस्कार भी। लोग उसके मुतल्लिक तरह तरह की क्या सराहियाँ करते हैं। आज तक कोई दुश्मन उस किले के दरवाजे पर कदम नहीं रख सका। आज उसकी इजाज़त के बगैर किले में दाखिल होने का बेहतरीन मौका है और मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। क्या तुम 2 अदद मोटर बोट का इंतज़ाम कर सकते हो? मोटर बोट ऐसी हों जिनके सामने वाले हिस्से में सुर्ख रंग की पट्टी हो और उस पट्टी के ऊपर जिली हरूफ से लिखा हो ICG। ये इसराइली कोस्ट गार्ड्स का मुखफ़फ़ है। सैंडो ने पूछा, क्या हम इसराइली बनकर वहाँ जाएंगे? मैं तुम लोगों की ज़िंदगी खतरे में डालना नहीं चाहता। ये जो फ़लस्तीनी सरफिरे मुजाहिदीन हैं, ये किस दिन काम आएंगे? मैं इन्हें कुर्बानी के बकरे बनाकर ले जाऊंगा। एक ने पूछा, लेकिन आप तन्हा उनके साथ जाएंगे तो आपको खतरात पेश नहीं आएंगे? मैंने जवाब दिया, तुम लोगों को अभी ये नहीं मालूम है कि गोल्डन रैकेट वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं। उनके आदमी मुझे तलाश कर रहे हैं। सी सरपंट अक्सर दोहरी चालें चलता है। ऐसे वक्त वो चाहता है कि मैं गोल्डन रैकेट वालों के हाथ ना आऊं और उसके मुफाद के मुताबिक मुआहदा कर लूं। मैं खुद उसके सामने नहीं आऊंगा। ये फ़लस्तीनी मुजाहिदीन मुझे कैदी बनाकर ले जाएंगे। मैंने मुजाहिदीन को यह लालच दिया है कि वहां से उन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हथियार दस्तयाब हो सकती हैं। ये मुझे मालूम है कि इसराइली लॉन्च या मोटर बोट जब उस किले के साहली गेट तक जाती है तो उनके लिए रुकावटें नहीं होती। इसलिए मैं इसराइली तर्ज की मोटर बोट इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हम जीप में बैठकर बंदरगाह की तरफ जाने लगे। मैंने क्रिस्टोफर मिकी के मातियतों को हकीकत इसलिए नहीं बताई कि वहाँ तमाम मुखालिफ गिरोह और दूसरी जुराइम पेशा तंजीमों को फ़लस्तीनी मुजाहिदीन से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर उन्हें यह पता चलता कि मैं उनका साथ दे रहा हूं तो गोल्डन रैकेट वालों की तरह क्रिस्टोफर मिकी के अपने मातियतों को भी मुझ पर शुबा होने लगता। मैं किस्सा मुख्तसिर करता हूँ। 2 दर मोटर बोट का इंतजाम हो गया। 10 बजे हदीका से मुलाकात हो गई। मैंने उसे कहा, 20 मुजाहिदीन में से 10 मेरे साथ मोटर बोट में जाएंगे, बाकी 10 तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम किले के सामने वाले 2 दरवाजों से दाखिल हो जाओगी। क्रिस्टोफर मिकी के मातियत उन दरवाजों को खुला रखने की कोशिश करेंगे। मैंने घड़ी देखते हुए कहा, इस वक्त 10 बजकर 25 मिनट हुए हैं। तुम 12:30 बजे तक उस किले में पहुंच जाना। मैंने क्रिस्टोफर मिकी के एक मातियत को हदीका के साथ कर दिया ताकि उस मातियत के दिमाग के जरिए हदीका और उसके साथियों की रहनुमाई कर सकूं। हदीका ने 10 ऐसे मुजाहिदीन को मेरे साथ किया जिनमें से 8 अंग्रेजी जानते थे। बाकी 2 मुकामी जुबान बोलते थे। वो सब अपने शानों से स्टेन गन लटकाए हुए थे। मेरी हदायत के मुताबिक उन्होंने साइलेंसर लगाए हुए रिवॉल्वर भी रख लिए। हम ठीक 11 बजे ब्लैक पोर्ट से रवाना हुए। मैंने सी सरपंट के जरिए मालूम कर लिया था। इसराइल के मगरबी साहिल से अक्सर रात को हथियार इसी किले में पहुंचते थे और वह हथियार मारूनी ईसाई गिरोह तक पहुंचाए जाते थे। इस बार 2 मोटर बोट में 10 ऐसे इसराइली फौजी आ रहे थे जो यहाँ पहुंचकर मारूनी ईसाई नौजवानों को खाना जंगी जारी रखने के सिलसिले में बाकायदा ट्रेनिंग देने वाले थे। दूसरी तरफ आधी रात के बाद इज्जत अली बैरौत पहुंचकर गोल्डन रैकेट के मुख्तलिफ अड्डों पर छापे मारने वाला था। मैं चाहता था ऐसे वक्त लैला भी बाकी 4 अड्डों पर कामयाबी से छापे मारे और अपने रिकॉर्ड में नुमायां कारकर्दगी का इजाफा करे। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा। वो होटल के कमरे में थी। शाम तक पाकिस्तानी मिक्की का इंतजार करते करते थक गई थी। उसे तलाश भी किया था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ। अब वो मायूस होकर सो जाना चाहती थी। मायूसी इस बात की थी कि यहाँ आने के बाद अब तक उसने कोई नुमायां कारनामा अंजाम नहीं दिया था। उसी वक्त मैंने उसे मजबूर किया कि वो कागज़ कलम उठाए। वो सोचने लगी, मैं कागज़ कलम क्यों उठाना चाहती हूँ। सोचने और इनकार करने के बावजूद उसने अपनी जगह से उठकर कागज़ और कलम को उठाया। फिर बेख्तियार उन 4 खुफिया अड्डों के पते लिखने लगी। उन अड्डों के जो सरगना थे उनके नाम भी उसने लिखे। फिर मैंने उसे आज़ाद छोड़ दिया। यूं भी वो आज़ाद थी, सिर्फ मेरे इख्तियार में थी।
जो कुछ वो लिख रही थी उस पर ताज्जुब भी कर रही थी और धड़कते हुए दिल से सोच रही थी, मेरे दिमाग में फरहाद हैं, यकीनन फरहाद हैं, वही मुझसे ये लिखवा रही हैं। लिखने के दौरान वह मुझे मुखातिब भी करती जाती, प्लीज़ फरहाद एक बार मुझसे बातें कर दो। मैं मालूम करना चाहती हूँ आखिर कब तक मुझे आजमाइशों में मुब्तला करते रहोगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने उन अड्डों के पते लिख लिए तो उसके दिमाग से चलाया, यकीनन वह मुझे पुकारती रही होगी, लेकिन मेरा मोटर बोट में हाजिर रहना ज़रूरी था। दोनों मोटर बोट को चलाने वाले मुजाहिदीन तजुर्बाकार थे और जानते थे कि समुद्र में कितने फासले से एक चक्कर काटकर 12 बजे के बाद उस गेट के सामने पहुंचना चाहिए। हम 12 बजकर 20 मिनट पर उस किले के करीब पहुंचने लगे। किले से रोशनी का सिग्नल मिलने लगा। रोशनी की जुबान से पूछा जा रहा था, हम कौन हैं? मैं भी अपनी मोटर बोट पर से लाइट को ऑन ऑफ करते हुए मखसूस इशारे देने लगा। ऐसे इशारे और उनके मखसूस कोड वर्ड्स के मुतल्लिक सी सरपंच के दिमाग से सब कुछ मालूम हो चुका था। किले वाले मुतमईन हो गए। हमारे रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं की गई। हम किले के उस हिस्से में पहुंचे जहां के दो तरफ दीवारें दूर समुंदर तक चली गई थीं। उन दीवारों के दरमियान मोटर बोट और छोटी लॉन्चें दाखिल होती थीं और किले के साली गेट तक पहुंच जाती थीं। दूसरे लफ्ज़ों में उन दीवारों के दरमियान समुंदर का पानी गेट तक पहुंच गया था। एक खलीज बन गई थी। हम उस खलीज से गुजरने लगे तो कोड वर्ड्स में हमारे मुतल्लिक फिर पूछा गया। मैंने भी कोड वर्ड्स के जरिए जवाब दिया। वो फिर मुतमईन हो गई। हमें खलीज से गुजरकर मेन गेट में दाखिल होने तक 15 मिनट लग गए। इस दौरान कभी मैं किले के टावर पर बैठे हुए उस शख्स के दिमाग में पहुंच जाता जो हेडलाइट्स और दूरबीन के जरिए दूर समुंदर तक निगरानी करता रहता है। मुझे यह अंदेशा था कहीं वो इसराइली फौजी ट्रेनिंग देने वाले इस वक्त ना पहुंच जाएं। किले के गेट में दाखिल होने से पहले ही मुझे रेडियो ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी, एक इसराइली टीम से राब्ता कायम हो रहा है। फिर ये इसराइली टीम कौन है जो गेट से दाखिल हो रही है? मैं तवज्जो से रेडियो ऑपरेटर के दिमाग में बैठा उसकी बातें सुनता रहा। दूसरी तरफ से आने वाले इसराइली फौजी अपने मखसूस अंदाज में कह रहे थे, हम किले के करीब पहुंच गए हैं, शायद आध घंटे में किले के दरवाजे तक पहुंच जाएं। रेडियो ऑपरेटर ने कहा, प्लीज़ आप कोड वर्ड्स बयान करें। इससे पहले कि इसराइली टीम का सरबराह कोड वर्ड्स बयान करता मैंने उसे गड़बड़ा दिया। उसने संभल कर दोबारा कोड वर्ड्स अपनी जुबान से अदा करने चाहिए। मैंने फिर गड़बड़ा दिया। तीसरी बार उसने कहा, सॉरी मुझे सब याद है, ज़रा भूल रहा हूँ, अभी बयान करता हूँ। उसने तीसरी चौथी बार कोशिश की। रेडियो ऑपरेटर ने कहा, तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, किले के करीब ना आना, अपनी कश्ती वापस ले जाओ। अगर आओगे तो अपने साथियों के साथ जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। वह जब तक वार्निंग देता रहा उधर से आने वाला इसराइली टीम का सरबरा दिल ही दिल में कोड वर्ड्स याद करता रहा और बड़ी कामयाबी से याद करता रहा। उसने फौरन कहा, प्लीज़ 1 मिनट, मुझे सब याद आ गया है, मैं अभी बयान करता हूँ। उसने जैसे ही बयान शुरू किया फिर मैंने उसे गड़बड़ा दिया। इस बार उसने कुछ दूसरी तरह के कोड वर्ड्स बयान किए। रेडियो ऑपरेटर ने कहा, हम वो नहीं है जो तुम समझते हो। ये कोड वर्ड्स किसी और के लिए मखसूस होंगे, लिहाजा जिसके लिए हैं उसी के पास जाओ। मैं बार बार वार्निंग देकर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, दैट्स ऑल। उसने रेडियो को ऑफ कर दिया। उस वक्त तक मेरे साथी मोटरबोट से उतरकर मेन गेट की सीढ़ियों पर खड़े हो गए थे। उन्होंने सीढ़ियों की बुलंदियों तक 2 कितारें बना ली थी, दरमियान में मेरे गुजरने का रास्ता बना दिया था। मैं ये तरीक़ाकार पहले ही उन्हें समझा चुका था ताकि ये तासुर दिया जा सके कि फ़ौजी जवान अपने कमांडर के अतराफ मजबूत दीवार बनकर किस तरह उसे हिफाजत से अपने साथ ले जाती हैं। जब मैं उनके दरमियान पहुंचा तो वो गेट की तरफ पलट गए, फौजी अंदाज में चलने लगे। मैं उनके दरमियान चलते हुए गेट के सामने पहुंचा। वहां भी मैंने सवाल के जवाब में कोड वर्ड्स अदा किए। फिर किले का वह मजबूत साली दरवाज़ा जो स्मगलरों और दूसरे जुराइम पेशा अफराद के लिए खोला जाता था हमारे लिए खोल दिया गया। हम अंदर दाखिल हुए, लेकिन अब हम तेज़ रोशनी की जद में थे। मुजाहिदीन को पहचाना नहीं जा सकता था। वह पतलून, शर्ट और जैकेट वगैरह में थे। चेहरों की तशखीस नहीं हो सकती थी कि वो इसराइली हैं या लबनानी, मुसलमान हैं या ईसाई, लेकिन मेरा चेहरा पहचान लिया गया। दूर किसी ने चीख कर वहाँ की मुकामी ज़ुबान में कुछ कहा। मैंने फ़ौरन ही अपने एक साथी के दिमाग में पहुंचकर उसका तर्जुमा मालूम किया। वो कह रहा था, अरे ये तो क्रिस्टोफर मीकी है। अगरचे मैं अपने साथ हथियार रखने का आदी नहीं हूँ, लेकिन वैसा मौका था कि मुझे एक इंस्ट्रक्टर की हैसियत से कम अज़ कम एक रिवॉल्वर अपने पास रखना पड़ा। मेरी कमर से कारतूस की पेटी बंधी हुई थी और हॉलिस्टर में रिवॉल्वर था। साइलेंसर जेब में रख लिया था ताकि वक्त पर काम आए और मैं मजबूर हो जाऊं तो वह हथियार इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन जितनी देर में रिवॉल्वर निकालता मुझे गोली मार दी जाती। लिहाजा मैंने गेट पर ड्यूटी देने वाले सिक्योरिटी गार्ड के अफसर के दिमाग से काम लिया। जिस हेडलाइट से हम पर रोशनी फेंकी जा रही थी उसके पीछे खड़े हुए एक शख्स ने चीख कर कहा, मैं क्रिस्टोफर मीकी और उसके साथियों से कहता हूँ फ़ौरन अपने हाथ ऊपर उठा लें, हम उन पर एतमाद नहीं कर सकते। उसकी बात खत्म होते ही सिक्योरिटी गार्ड के अफसर ने रिवॉल्वर निकालकर पहली गोली उसी बोलने वाले पर चलाई। दूसरी गोली से उस हेडलाइट का निशाना लिया। दोनों ही निशाने सही थे। एक तरफ से चीख बुलंद हुई, दूसरी तरफ से शीशों का छनाका हुआ, रोशनी बुझ गई। इतनी सी मोहलत काफ़ी थी
तमाम मुजाहिदीन ने दौड़ लगाई, कुछ ने कलाबाजियां खाईं। मैंने जमीन पर गिरकर लुढ़कते हुए दूसरी हेडलाइट पर फायर किया जो रोशन हो चुकी थी। मेरी गोली ने यह साबित कर दिया कि रोशनी की उम्र भी लम्हाती होती है, बुलबुले की तरह उभरती है और डूब जाती है। वैसे बिल्कुल तारीकी नहीं थी। किले के उस हिस्से में खास खास मुकाम पर बल्ब रोशन थे। उनकी रोशनी में बहुत कुछ देखा जा सकता था। मैंने फिर जमीन पर लुढ़कते हुए उधर करवट ली जिधर एक दरवाजा था। उसी दरवाजे से गुजरकर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर टावर की बुलंदी तक पहुंचा जा सकता था। मैंने वहां खड़े हुए एक मुसल्ला गार्ड पर फायर किया। जितनी देर मुझे लुढ़कने में लगती थी उतनी देर में दिमागी तौर पर सिक्योरिटी गार्ड से काम लेता था। उसने भी दरवाजे पर खड़े हुए दूसरे गार्ड पर गोली चलाई थी। नतीजा ये हुआ कि वहां खड़े हुए दोनों मुसल्ला दुश्मन जमीन बोस हो गए। मेरे लिए दरवाजा खुला था। मैं वहां से उठकर झुकता हुआ रेंगता हुआ दरवाजे के अंदर पहुंच गया। वहां मैं उठना ही चाहता था कि एक जबरदस्त ठोकर लगी। मैं नीम तारीकी में लुढ़कता हुआ जरा दूर जाकर चारों शाने चित हो गया। इसके बाद उठ ना सका। एक राइफल मेरी कनपटी से लग गई थी। वो कह रहा था, खबरदार, रिवॉल्वर फेंक दो, हम तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करने पर मजबूर हैं। हमें यही हुक्म दिया गया है। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, मिस्टर मिकी, तुम्हारा मंसूबा नाकाम हो चुका है। तुम्हारी वो टीम जो किले के अगले हिस्से से दाखिल होने वाली थी उसके तमाम फलस्तीनी छोकरे हमारे कैदी बन चुके हैं। और तुम्हारी वो चादर वाली, तीसरी आवाज आई। हम कहते हैं रिवॉल्वर फेंक दो। शराफत से उठकर माइक के पास आओ और ऐलान करो कि तुम हथियार फेंक रहे हो ताकि तुम्हारे साथी भी हथियार फेंकने पर मजबूर हो जाएं। मैंने रिवॉल्वर फेंक दिया। फिर वहां से उठकर खड़ा हो गया। वहां 3 मुसल्ला जवान नजर आए। चौथा एक उम्र रसीदा ऑफिसर लगता था। वो माइक के सामने खड़ा हुआ था। मुझे हाथ के इशारे से आने के लिए कह रहा था। उन्होंने पहले से वो माइक्रोफोन लाकर रख दिया था ताकि मुझसे ऐलान करा सके। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें मेरे मंसूबे की इतला बहुत पहले ही मिल चुकी थी। सवाल पैदा होता है, ये इतला किसने पहुंचाई? एक शख्स मेरे पीछे राइफल लिए खड़ा था। राइफल की नाल मेरी पुश्ते से लगी हुई थी। बाकी दो मेरे सामने जरा फासले पर राइफलें ताने खड़े हुए थे। मैंने दोनों के दिमागों को बारी बारी कंट्रोल किया। फिर तो वही तमाशा होता जो मैं दिखाना चाहता था। उनमें से एक ने मेरे पीछे खड़े हुए शख्स का निशाना लिया। दूसरे ने निशाना लेने वाले का निशाना लिया। नतीजे के तौर पर वहां 2 लाशें फर्श पर तड़पने लगीं। ऑफिसर ने हैरानी से पूछा, ये क्या हो रहा है? तीसरे मुसल्ला जवान ने फौरन ही अपनी राइफल का रुख अपने ऑफिसर की तरफ करते हुए कहा, सॉरी, हम मिकी के आदमी हैं। मिस्टर मिकी ये मालूम करना चाहेंगे कि तुम्हें उनके मंसूबे का इल्म किस तरह हुआ? ऑफिसर अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता हुआ माइक की तरफ ले जा रहा था। वो माइक का स्विच ऑन करना चाहता था ताकि हमारी बातें दूसरी तरफ सुनी जा सकें। यानी इस माइक्रोफोन के जरिए हमारी आवाज़ सिर्फ मुजाहिदीन और दूसरे लड़ने वालों तक ही नहीं बल्कि किले के मुख्तलिफ अहम मुकामात तक पहुंचती और वो सब समझ लेते कि जो जाल मेरे लिए बिछाया गया उसमें सी सरपंच के आदमी खुद ही उलझ गए हैं। मेरी जीत को हार में बदलने वाले खुद शिकस्त खा रही हैं। लेकिन वो माइक के स्विच को ऑन न कर सका। मैंने उस मुसल्ला जवान की कमर पर एक जोर की लात मारी। वो लड़खड़ाता हुआ जाकर अपने ऑफिसर के ऊपर गिरा। वो दोनों टकराते हुए पिछली दीवार से जाकर लग गई। रिवॉल्वर अभी तक उसके हाथ में थी। वो इस दौरान मेरी ख्यालख्वानी की गिरफ्त से आज़ाद हो चुका था क्योंकि मैं हाजिर दिमाग रहकर उनसे निमट रहा था। जैसे मैं उनके करीब पहुंचा वो राइफल सीधी करके मेरा निशाना न ले सका। मैंने उसके पेट में एक लात रसीद की। जैसे ही वो झुका उसके मुंह पर एक घुंसा रसीद किया। वह फिर सीधा होकर दीवार से लग गया। मैंने पूछा, अपने ऑफिसर पर राइफल तान रहे थे? शर्म नहीं आती? चलो हथियार ऑफिसर को दो ताकि ये हम दोनों को गोलियों का निशाना बना सके। मेरी बात खत्म होते ही ऑफिसर ने उसे राइफल छीन ली। फिर वो मेरा निशाना पहले लेना चाहता था लेकिन मैंने राइफल का रुख दूसरी तरफ कर दिया। फायरिंग हुई और उसका वो तीसरा मुहाफिज भी फर्श पर ढेर हो गया। मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ा तो वो बौखला गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जितनी देर में वो समझता मैं उसके सर पर पहुंच चुका था। मैंने कराटे का हाथ उसके मुंह पर रसीद किया। राइफल छूट कर गिर पड़ी। मैंने एक बाजू को उसकी गर्दन में हार की तरह पहनाया। फिर उसे दबोच कर पूछा, हाँ तो बताओ, मेरे मंसूबे का इल्म कैसे हुआ? किसने मेरे यहाँ आने की इतला दी? उसकी गर्दन मेरे बाजू में जकड़ी हुई थी। सांस रुकती जा रही थी। वो घबरा कर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे सी सरपंच ने इतला दी थी कि क्रिस्टोफर मिकी किले के साली दरवाजे से आने वाला है। उसने ये भी कहा था कि किले के सामने से तुम्हारे जो साथी आने वाले हैं उन पर हमारे आदमी काबू पा लेंगे। मेरी इतला के मुताबिक उन पर काबू पा लिया गया है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। उसके बोलने के दौरान मैं उसके दिमाग को भी पढ़ रहा था। वाकई उसे कुछ नहीं मालूम था। मैं थोड़ी देर तक इसी तरह उसकी गर्दन दबोचे रहा और ख्याल ख्वानी के जरिए मुजाहिदीन की खबर लेता रहा। वो बड़ी कामयाबी से मुहाजराई कर रहे थे और जवाबी फायरिंग करते जा रहे थे। उनमें से 2 हलाक हो गए थे लेकिन उन्होंने कितने ही दुश्मनों को मार गिराया था। जिस सिक्योरिटी ऑफिसर के दिमाग में मैंने कब्जा जमाया था उसका दिमाग फिर मुझे न मिल सका। यानी वो किसी की गोली का निशाना बन चुका था। मैंने उसकी गर्दन को छोड़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ किले के इस हिस्से का कंट्रोल तुम्हारे हाथों में है। यहाँ के तमाम मुसल्ला गार्ड्स तुम्हारा हुक्म मानते हैं। चलो स्विच ऑन करो और उन्हें हथियार फेंकने का हुक्म दो। मैं कनखियों से उन हथियारों को देख रहा था जो मुर्दा गार्ड्स के पास पड़े हुए थे। मैंने कहा, कोई चालाकी नहीं चलेगी, सीधी तरह मेरे हुक्म की तामील करो।
वो इतनी आसानी से तामील करने वाला नहीं था। मैंने टेलीपैथी का सहारा लिया तो उसने स्विच ऑन करते ही बावकार अंदाज में हुक्म दिया, हेलो अटेंशन प्लीज। मैं सी सरपंच के हुक्म से अपने मुसल्ला जवानों को हुक्म देता हूँ वो फौरन हथियार फेंक दें। उसने 3 बार यह ऐलान किया। फायरिंग रुक गई। उसकी आवाज़ स्पीकर के जरिए किले के अंदरूनी हिस्सों में न जाने कहाँ कहाँ गूंज रही थी। वो कह रहा था, मेरे तमाम मुसल्ला जवान हथियार फेंकने के बाद अपने अपने हाथ उठाकर साहली गेट के करीब खुले चबूतरे पर आकर खड़े हो जाएं। जैसे उसकी बात खत्म हुई मैंने माइक के स्विच को ऑफ किया, फिर उसे जकड़कर माइक से जरा परे ले गया। इसके साथ ही ख्याल ख्वानी की छलांग लगाई। सी सरपंच ये ऐलान सुनकर हैरान था। उसने एक बटन दबाकर पूछा, ये क्या बकवास है? क्या ऑफिसर थर्मोन का दिमाग खराब हो गया है? उसे फौरन हिरासत में लिया जाए और उससे जवाब तलब किया जाए। इसके बाद वो दूसरा स्विच ऑन करके अपनी तरफ से ऐलान करना चाहता था कि कोई हथियार ना फेंके। उसके सामने मेज पर शराब से भरा हुआ जाम रखा था। मैंने उसके दिल में ख्वाहिश पैदा की, पहले वो 2 घूंट पिए, फिर ऑफिसर थर्मून के ऐलान के खिलाफ दूसरा ऐलान करे और अपने आदमियों को लड़ते रहने को हुक्म दे। उसने गुस्से से जाम उठाकर होंठों से लगाया। 2 घूंट पीना चाहता था लेकिन 4 बड़े बड़े घूंट उसने हलक में उतारे। पीने के साथ साथ उसने जोर की सांस ली। नतीजा ये हुआ कि जोर का ठुसका लगा। यकबारगी खांसी शुरू हो गई। सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वो सीना थामकर मेज पर झुका। उसकी आंखों से और नाक से पानी बह रहा था। वो अपने आप को संभालने में मसरूफ हो गया। भला ऐसे में ऐलान कैसे कर सकता था? मैंने फिर ऑफिसर थर्मून के साथ माइक के करीब आकर स्विच ऑन किया। इस बार मैंने ऐलान करते हुए कहा, मैं क्रिस्टोफर मिकी अपने दिलेर जवानों से मुखातिब हूँ। जो लोग खुले चबूतरे पर पहुंच चुके हैं उन्हें चारों तरफ से घेर कर उस गोदाम तक ले जाओ जहां स्मगलिंग का माल रखा जाता है। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए देखा मेरे हुक्म की तामील हो रही थी। मैं ऑफिसर थर्मून को वहां से धक्का देता हुआ जीने के पास ले गया, फिर कहा, चुपचाप जीना चढ़ते हुए ऊपर कंट्रोल रूम में चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, तुम आज़ाद हो। उसने हैरानी और बेयकीनी से देखा, फिर दौड़ते हुए जीने पर चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगा। मैंने खिड़की खोलकर देखा। मेरे साथ आने वाले मुजाहिदीन तमाम निहत्थे गार्ड्स को घेरकर गोदाम के सामने ले आए थे। मैं खिड़की की तरफ से पलटकर माइक के पास आया। उधर ऑफिसर थर्मून तेजी से चढ़ता जा रहा था। ऊपर पहुंचने में देर थी। मैंने माइक के स्विच ऑन करते हुए मुजाहिदीन को मुखातिब किया और कहा, जिस साहली गेट से हम दाखिल हुए थे वहां के सिक्योरिटी ऑफिसर की जेब में गोदाम की चाबियां हैं। उन्हें निकालकर ताला खोलो और निहत्थे गार्ड्स को बंद कर दो। ख्वामखा किसी की जिंदगी से खेला ना जाए। वो मेरे हुक्म की तामील करने लगे। मैं ऑफिसर थर्मून के दिमाग में पहुंच गया, लेकिन मुझे सी सरपंच के दिमाग में पहुंचना चाहिए था। मैंने देखा कि थर्मून ऊपर पहुंच चुका है तो उसे फिर पलटा दिया। वो तेजी से दौड़ते हुए जीने से उतरने लगा। अब वो नीचे मेरी तरफ आ रहा था। मैंने सी सरपंच के दिमाग में छलांग लगाई। वो अपनी खांसी पर काबू पा चुका था। बटन दबाकर किले के साहली इलाके वाले मुसल्ला गार्ड्स को हुक्म देना चाहता था कि हथियार ना फेंकें, जंग जारी रखें। उसे ख्याल आया बहुत देर हो चुकी है, इतनी देर में वो हथियार फेंककर मुजाहिदीन के काबू में आ गए होंगे। वो दूसरा बटन ऑन करके किले के दूसरे हिस्से के मुसल्ला गार्ड्स को इधर भेजना चाहता था। उसका हाथ दूसरे बटन की तरफ बढ़ रहा था। मैंने उसे जाम की तरफ बढ़ा दिया। उसने बेख्तियार उसे थामकर हैरानी से सोचा, मैं ख्वामखा पीने क्यों लगता हूँ, वो भी ऐसे वक्त जबकि मिक्की हीरो बनकर जुर्रत का मुजाहरा कर रहा है, मेरे किले में दाखिल होकर तबाही मचा रहा है। मैंने उसकी सोच में कहा, इसीलिए तो अपने दिमाग को पेट्रोल पहुंचा लूं ताकि ये अच्छी तरह काम कर सके। अक्सर शराब पीने वाले इस लानत को पेट्रोल कहते हैं। उनका दावा है कि इसके जरिए दिमाग की गाड़ी चलती है और खूब चलती है। लिहाजा वो भी जाम उठाकर ऊपर सांस खींचते हुए पीने लगा। जाहिर था फिर उसे ठुसका लगता, ना लगता तो मैं पहुंचाता, और मैंने पहुंचाया। नतीजा यह हुआ कि वो दूसरी बार बटन ना दबा सका। मैं इधर से फुर्सत पाते ही जीने की तरफ देखने लगा। ऑफिसर थर्मून तेजी से उतरता हुआ नीचे आ रहा था। मैंने उसे घूर कर देखते हुए डांट कर पूछा, ये क्या हरकत है? मैंने तुम्हें ऊपर जाने के लिए कहा था, यू ब्लडी फूल, चलो ऊपर जाओ। वह बेचारा ऊपर जाकर नीचे आया था, बुरी तरह हाँप रहा था, जाना नहीं चाहता था। मैंने फिर उसे पलटाकर ऊपर की तरफ दौड़ा दिया। वो तेजी से दौड़ने लगा। जब जरा ऊपर पहुंचा तो मैंने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। वो ठिठक गया, रुककर सोचने लगा, मैं फिर ऊपर जा रहा हूं। मैंने बुलंद आवाज से कहा, जो हुक्म दिया है उस पर अमल करो। वो फौरन ही ऊपर की तरफ इस ख्याल से जाने लगा कि कंट्रोल रूम में उसके आदमी हैं, उनके जरिए वो मुझे जेर कर सकेगा। बहरहाल उधर वो दौड़ने लगा, इधर मैंने मुजाहिदीन की खबर ली। उन्होंने तमाम निहत्थे गार्ड्स को गोदाम में बंद कर दिया था। वहां से मैंने सी सरपंच के दिमाग में छलांग लगाई। वो खांसने के दौरान अपनी सीने को सहला रहा था। मैंने उसके दिमाग को टटोलना शुरू किया। उस सवाल का जवाब तलाश किया, आखिर इससे मेरे मंसूबे का इल्म कैसे हुआ। उसकी सोच ने बताया, उसे खुफिया तौर पर इतला दी गई थी। उससे कहा गया था किले के अगले दरवाजे को और पिछले साली दरवाजे को खुला रखा जाए, या जिस अंदाज में मिक्की दाखिल होना चाहे उसे दाखिल होने दिया जाए। एक तरफ मिक्की को और दूसरी तरफ उस चादर वाली औरत को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। उन्हें जिंदा गिरफ्तार किया जाए, उनके बाकी साथी मारे जाएं, कोई बात नहीं। सी सरपंच की सोच पढ़कर मुझे मायूसी हुई। मुझे यकीन था कि वो इस किले का मालिक है, मुख्तार है, और उसके हुक्म से यहाँ कोई शख्स अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। तो फिर उसे मेरे मंसूबे के मुतालिक बहुत कुछ मालूम होगा और मालूमात हासिल करने के जराए भी मालूम होंगे। सरपंच की सोच कह रही थी, ये पहली बार खुफिया तरीके से इतला मिली है।
उसे यकीन नहीं था कि इतला के मुताबिक एक तरफ से क्रिस्टोफर मिकी और दूसरी तरफ से कोई चादर वाली किले में दाखिल होना चाहती है और उसके साथ 10-10 अफराद हैं। वैसे यकीन ना होने के बावजूद उसने अपने मुसल्लह गार्ड्स को मोहतात रहने के लिए कहा था। अब सी सरपंच को यकीन हो गया था। वो अपने ठुसके और खांसी पर काबू पाते हुए दो परेशानकुन ख्यालात में उलझा हुआ था। एक तो ये कि बार बार वो क्यों पी रहा है और उसे ठुसके क्यों लग रहे हैं। दूसरे ये कि इतला किसने दी। मैं एक जगह ठहर नहीं सकता था, ख्याल ख्वानी की छलांगे लगा रहा था। अगरचे किले के साहली हिस्से पर काबिज हो रहा था, यहाँ के लोगों पर गालिब आ रहा था। ताहम किला बहुत दूर तक फैला हुआ था और मेरा राज फाश हो चुका था। मेरे खिलाफ मुखबरी करने वाला एक था या कई थे, मैं नहीं समझ सकता था। अगर एक से ज्यादा होंगे तो यकीनन वो किले में भी होंगे और उनकी नजरें मुझ पर होंगी और वह किसी मुनासिब मौके के इंतजार में होंगे। मेरे लिए दानिशमंदी यही थी कि जल्द से जल्द सी सरपंच के सर पर पहुंच जाऊं। उसे अपने काबू में करूंगा तो पूरा किला मेरे काबू में रहेगा। मैंने उसके दिमाग से मालूम किया वो जहां बैठा हुआ था वहां तक पहुंचने का करीब तरीन रास्ता कौन सा होगा। इस दौरान सी सरपंच इंटरकॉम के जरिए अपने खास मातियतों की रिपोर्ट सुन रहा था। वो बता रहे थे कि टावर के निचले हिस्से में जहां क्रिस्टोफर मिकी हंगामे कर रहा है, वहां तक पहुंचने के लिए उनके बेहतरीन फाइटर खुफिया रास्तों से गुजर रही हैं। मैंने फौरन ही फर्श पर पड़े हुए अपने रिवॉल्वर को उठाकर उसे पूरी तरह लोड किया। फिर उसे हॉलिस्टर में रखकर एक राइफल उठा ली। वहां से पलटकर उस दरवाजे को खोलते हुए दूसरी तरफ निकल गया जो खुफिया रास्ते की तरफ ले जाता था। जो बेहतरीन फाइटर मेरी तरफ आ रहे थे, मैं खुद उनकी तरफ बढ़ने लगा। यही एक रास्ता था। अगर मैं दूसरे रास्तों से सी सरपंच तक पहुंचना चाहता तो पता नहीं किन मुकामात पर कितने पहरेदारों की ड्यूटी थी और वो मेरे साथ क्या सलूक करते, मुझे वार्निंग देते या वार्निंग दिए बगैर ही गोली मार देते। वो खुफिया रास्ता एक लंबी सुरंग की तरह था, लेकिन वो जमीन दोज नहीं था। वहां नीम तारीकी थी। काफी फासलों पर धीमी रोशनी के बल्ब लगे हुए थे जिनकी वजह से रास्ता सुझाई देता था। जरा दूर जाने के बाद ही मुझे कई कदमों की आवाजें सुनाई दी। मैं एक जगह दीवार से लगकर खड़ा हो गया। आने वाले जल्द ही नजर आ गए। वो मुझे देखते ही जरा संभले। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर करीबी बल्ब पर फायर किया। वो बल्ब एक झनाके से टूटा। उस हिस्से में अच्छी खासी तारीकी छा गई। फायर करते ही मैं जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि वो लोग टॉर्च रोशन कर रहे थे। जहां जहां टॉर्च रोशन हुई वहां मैंने लुढ़कते हुए करवट बदलते हुए कई फायर किए और कई चीखें सुनता रहा। टॉर्चें बुझ गईं। अब किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो मेरी तरफ रोशनी फेंक दे। आने वालों के पीछे बहुत दूर एक बल्ब रोशन था। उसकी रोशनी बमुश्किल हम तक पहुंच रही थी। फिर भी उनमें से एक जरा हाजिर दिमाग था। उसने फौरन ही उस बल्ब पर फायरिंग की ताकि बिल्कुल तारीकी छा जाए और मैं उन पर जवाबी फायरिंग ना कर सकूं। अब हर तरफ मुकम्मल तारीकी थी। हमारे दरमियान अंधेरे का खेल शुरू हो गया। मैं उठकर खड़ा हो गया। ये इंसान की फितरत है। गहरी तारीकी में दीवार का सहारा लेकर रास्ता तलाश करता है। हम में से कोई उस सुरंगनुमा रास्ते के दरमियान तनहा खड़ा नहीं रह सकता था। इस बात का अंदेशा था कि कहीं से भी फायरिंग हो सकती है, लेकिन फायरिंग करना भी हमाकत होती क्योंकि रिवॉल्वर से या राइफल से तारीकी में शोले बुलंद होते और ये मालूम हो जाता कि फायरिंग करने वाला कहाँ है। फिर जवाबी फायरिंग उसे हमेशा के लिए चाट जाती। मैं दीवार से जरा हटकर चलने लगा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता फूंक फूंक कर कदम उठा रहा था, लेकिन यही तरीका वो भी इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने भी दीवार का सहारा नहीं लिया था। नतीजा ये हुआ कि एक मुकाम पर दो आदमियों से टकरा गया। फौरन ही उछलकर पीछे चलाया। इसके बाद ऐसी आवाजें आई जैसे बाकी अफराद आपस में टकरा गए हों। वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। यकीनन एक दूसरे को मिकी समझ रहे थे। मैंने इस मौके से फायदा उठाया। राइफल को नाल की तरफ से पकड़ लिया। फिर अंदाजे से आवाज की सिमत हमला किया। राइफल का कुंदा किसी पर पड़ा। एक दिलदोज चीख निकली। मैंने फिर अंदाजे से घुमाया। वार खाली गया। दूसरी बार मैंने पैंतरा बदलकर राइफल को घुमाया। इस बार एक चीख बुलंद हुई। मैंने जरा रुककर आवाज की सुन ली। पता चला वो दोनों जमीन पर गिर पड़े हैं और बेख्तियार कराह रही हैं। मैंने कराहने की आवाज को गौर से सुना। सिमत का तयन किया। फिर हमला किया। इस बार फिर वही चीख सुनाई दी। शायद वो फर्श पर गिर पड़े होंगे और तड़प रहे होंगे। उनमें से एक शख्स डूबती हुई आवाज में बुड़बुड़ा कर रह गया था, लेकिन वो मुकामी जुबान की बुड़बुड़ाहट थी। मैं उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकता था और ना ही ये जान सकता था कि मुझ पर हमला करने वाले कितने थे, कितने मर चुके थे और कितने जख्मी पड़े थे। उनमें से किसी की टॉर्च लेकर रोशन करना भी दानिशमंदी नहीं थी। मैंने राइफल को वहीं छोड़ दिया। जमीन पर औंधा लेटकर आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगा। एक लाश के पास पहुंचा। फिर उसके ऊपर से गुजरता हुआ आगे बढ़ा। आगे फिर एक लाश पर से गुजरना पड़ा। यही तरीका मुनासिब था। मैं रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। अगर कोई दुश्मन जिंदा या जख्मी हालत में था तो मुझे तारीकी में रेंगते हुए नहीं देख सकता था। जब बहुत फासले पर एक और बल्ब नजर आया तो मैंने पीछे पलट कर देखा। वो लोग मुझसे बहुत दूर रह गए थे। मैं वहां से उठकर दौड़ता हुआ उस रास्ते पर जाने लगा जो मुझे सी सरपंच तक पहुंचा सकता था। अचानक ही मैं रोशनी में नहा गया। दौड़ते दौड़ते एकदम से ठिठक गया। चारों तरफ हैरानी से देखने लगा। जहां पहुंचा था वहां चारों तरफ हेडलाइट्स नजर आ रही थी और एक स्पीकर से कहकहा सुनाई दे रहा था। फिर सी सरपंच की आवाज सुनाई दी, मिस्टर मिकी, हम तुम्हें बड़ी वजाहत से स्क्रीन पर देख रहे हैं। रिवॉल्वर फेंक दो, वो महज एक खिलौना रह गया है। वह दुरुस्त कह रहा था। मैं एक रिवॉल्वर से कुछ नहीं कर सकता था। मुझे रिवॉल्वर फेंकना पड़ा। वो कहने लगा, मिकी, तुम शायद यकीन ना करो, तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही मालूम हो चुका था कि तुम आ रही हो।
सिर्फ साहली रास्ते से नहीं बल्कि किले के अगले दरवाजे से भी तुम्हारी टीम के कुछ अफराद यहाँ पहुंचने वाले हैं। तुम्हें हैरानी तो होगी कि वो मुखबर कौन है। मैं उसकी आवाज़ सुन रहा था और ये भी सुनना चाहता था कि मुखबर कौन है। उसने कहा, पहले मैं खुद हैरान था, मगर मुझे इतला देने वाला अब मेरे पास बैठा है। हाँ तो यूसुफ, ये बताओ, तुम्हें क्रिस्टोफर मिकी की प्लानिंग किस तरह मालूम हुई? यूसुफ अरबी जुबान में कहने लगा। मैं अरबी नहीं समझता था, लेकिन सी सरपंट के दिमाग से तर्जुमा सुन रहा था। उसने स्पीकर के जरिए कहा, क्रिस्टोफर मिकी, अगर तुम वाकई मिकी हो तो इसकी तरह अरबी और इब्रानी जुबान जरूर समझते होगे। बताओ ये क्या कह रहा है? मैंने सर उठाकर कहा, ये जो कुछ कह रहे हैं गद्दार की जुबान से कह रहे हैं। अगरचे ये फलस्तीनी मुसलमान है, लेकिन मुजाहिदीन के दरमियान रहकर उनके राज तुम लोगों तक पहुंचाता है। इसने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई, लेकिन मैं समझ गया हूँ। हदीका ने 20 मुजाहिदीन की जो टीम तैयार की थी उनमें से एक ये भी था। इसने तमाम प्लानिंग सुन ली, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इसने तुम्हें इतला देते वक्त खुद को राज में क्यों रखा? सी सरपंट ने हंसते हुए कहा, यह असल आदमी नहीं है, तुम यहाँ घिरने का सेहरा एक दूसरी हस्ती के सर है। तुम यकीनन उससे मिलकर खुश हो जाओगे। वो देखो, तुम्हारे सामने दरवाजा खुल रहा है और वो आ रही है। उसकी बात खत्म होते ही जरा फासले पर एक दरवाजा खुलने लगा। उस खुले हुए दरवाजे के अंदर तेज रोशनी थी। वहां से किसी का साया मेरे सामने पड़ रहा था। मैं उसे साया नहीं परछाई कहूंगा। वो परछाई चादर में लिपटी हुई थी। मेरा दिल धक से रह गया। सी सरपंच फखरी अंदाज में कह रहा था, देखो, आंखें फाड़ फाड़ कर देखो, यही वो हस्ती है जिसने तुम्हारे मंसूबे को खाक में मिलाकर रख दिया। वो आ रही थी। दरवाजे से गुजरकर जब मेरे सामने तेज रोशनी में आई तो वो चादर में लिपटी हुई थी। यकीनन उस चादर के अंदर वो खंजर भी होंगे जो उसके खसूसी किरदार का एक हिस्सा थे। यानी गूंगी, खंजर और चादर की अलामतें मुकम्मल हो चुकी थीं। मैं खुली आंखों से देखते हुए भी उसे बेयकीनी से देख रहा था। क्या मुझ पर जान देने वाली मेरी जान की दुश्मन बन सकती है? वो कुछ नहीं बोल रही थी। पहले भी गूंगी थी, अब भी गूंगी बनी हुई थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ पलट गई। जिस दरवाजे से आई थी उसकी तरफ मुंह कर लिया। मेरी तरफ उसकी पुश्त हो गई। फिर वो चादर खुलने लगी। दोनों बाजू फैल गए। उसने दोनों हाथों से चादर थाम रखी थी। उसे आहिस्ता आहिस्ता नीचे सरका रही थी, यानी चादर गिरा रही थी, पर्दा उठा रही थी। पहले उसका सर नजर आया, फिर उसकी घनी स्याह रेशमी जुल्फें नजर आने लगी। फिर उसने चादर छोड़ दी। वो चादर उसकी पुश्त पर से सिरकती हुई नीचे फर्श पर गिर पड़ी। वह सरापा मेरे सामने बेपर्दा थी। मैं किसी लम्हे में उसका चेहरा देखने वाला था। वो मेरी तरफ घूमने ही वाली थी। बड़ी हसरत थी कि उसका चेहरा देखूं, उसकी आवाज़ सुनूं, लेकिन अब मुझे शदीद नफरत हो रही थी। मैंने सोच लिया, वो मेरी तरफ घूमकर खुद को दिखाएगी तो मुंह फेर लूंगा, अपनी आवाज़ सुनाएगी तो कानों में उंगलियां ठूंस लूंगा। लेकिन उंगलियां ठूंसने से पहले ही उसका कहका सुनाई दिया। वो कह रही थी, मेरे प्यारे मिक्की, मेरे मोहसिन, क्या अपनी हदीका का चेहरा नहीं देखोगे? उसकी आवाज़ ना सुनना हमाकत होती। मैंने सुन लिया, अच्छा किया। उसकी खोपड़ी में पहुंचते ही इंकशाफ हुआ। मैं जो समझ रहा था वो नहीं थी, और जो नहीं समझ रहा था वो थी। उसने घूमकर अपनी रूनुमाई की। फिजा में अपनी एक बुलंद मुट्ठी बुलंद करते हुए कहा, तुम्हारी हदीका मेरी मुट्ठी में है। वो मिसगाइड थी, और उसने सचमुच मुझे मिसगाइड किया था।